हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एक्सप्लेन चैनल पे। तो आज हम लोग फिर से ड्रैगन मास्टर की सेकंड एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोगों ने पिछले एपिसोड में देखा था कि ज़ूमिंग नैन से मिलने के लिए आया हुआ था, और जब नैन को पता चला कि यहाँ पे एक पावरफुल डीमन है तो वो उसे भिड़ने के लिए जा रही थी। लेकिन तभी ज़ूमिंग उसका पैर पकड़ के नीचे खींच लेता है, तो वो ज़ूमिंग के अंडों के ऊपर ही गिरती है और उसके अंडों का कचूमर बन जाता है, जिसके बाद नैन वहां से निकल जाती है। इसलिए एपिसोड की शुरुआत में हम लोग फिर से मिंग को देखते हैं, जो कि चुपचाप बैठा हुआ था, और इसे पता चलता है कि इसके अंडे सही सलामत हैं और ये अपना वंश आगे बढ़ा सकता है। खैर उसी टाइम पे वहाँ पे नैन से मिलने के लिए नैन फैमिली की तरफ से नैनिये और बाकी लोग आए हुए थे। वहीं पे नैनिये जैसे ही ज़ूमिंग को देखता है तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। ज़ूमिंग आगे से बताता है कि नैन ने मुझे यहीं पे रुकने के लिए कहा है, अगर तुम लोगों को उससे कोई काम है तो फिर तुम मुझे बता सकते हो। ये लोग पहले तो बहुत ज्यादा नानुकुर करते हैं, लेकिन नैनिये को समझ में आ चुका था कि ज़ूमिंग से ही ये काम करवाना पड़ेगा। इसलिए वो ज़ूमिंग को बताता है कि एकेडमी के पीछे वाले दरियारे में डेमन स्पाइडर है, जिसकी उम्र कम से कम 1000 साल के आसपास होगी। उसने वहाँ पे कई सारे लोगों को मार दिया है, यहाँ तक कि सोल्जर्स भी उससे घबरा रहे हैं। इसीलिए वो लोग यहाँ पे नैन से मदद मांगने के लिए आए हुए थे। तो ज़ूमिंग आगे से कहता है कि तुम्हें मदद ही चाहिए ना, मैं कर देता हूँ। हालांकि ये लोग उसे मना कर रहे थे, लेकिन ज़ूमिंग किसकी सुनता है, और वो लोग पीछे वाले गलियारे में आ जाते हैं, जहाँ पे पहले से ही लोगों की लाशें पड़ी हुई थी और साथ ही में खून भी। ज़ूमिंग उन लोगों से कहता है कि मैं आगे जाके चेक करता हूँ, तुम लोग यहीं पे रुक के इस जगह को गार्ड करो। नैन ये उससे कहता है कि अगर तुम्हें मदद चाहिए तो फिर हम आ सकते हैं, आगे अकेले जाना खतरनाक हो सकता है। लेकिन दूसरा वाला बंदा कहता है कि इसे हीरो बनने का शौक चढ़ा है तो फिर इसे जाने दो। इसके बाद हम लोग ज़ूमिंग को देखते हैं, जो कि बड़े आराम से चलते हुए जा रहा था। तभी इसके ऊपर हमला होता है तो इसकी फटती है और ये तुरंत छुप जाता है। इसके बाद हम लोग वहाँ पे एक डीमन स्पाइडर को देखते हैं और साथ ही में उसके सामने शायद से किंगजो की मदर थी। वहीं पे डीमन स्पाइडर अपने मुंह से कुछ तो गंदा सा निकालती है, भाई मुझे नहीं पता है क्या, लेकिन घिनौना बहुत है। लेकिन उसके अंदर से हम लोग देखते हैं तो कई सारे छोटे छोटे डीमन स्पाइडर बाहर निकलते हैं। बेसिकली ये अंडे ही थे। जैसे ज़ूमिंग को समझ में आ जाता है कि जितने भी सोल्जर और लोग यहाँ पे मारे गए हैं उनको डीमन स्पाइडर ने कंज्यूम कर लिया है, ताकि वो और ज्यादा बच्चों को प्रोड्यूस कर सके। खैर अब ये बच्चे और डीमन स्पाइडर दोनों एक साथ मिलके ही किंग्जो और उसके भाई के मदर के ऊपर हमला करने लगते हैं। ज़ूमिंग ये वाली चीज कुछ ज्यादा ही जोर से कह देता है, तो डीमन स्पाइडर को ज़ूमिंग के बारे में भी पता लगता है और वो उसके ऊपर भी हमला करने लगती है। इसके बाद हम लोग किंग्जो को देखते हैं और उसने जो जूस पिया था नैन के हाउस के अंदर, उसकी वजह से ये इवॉल्व हो गया था। फिर जब किंग्जो अपने डोमेन से बाहर निकलता है तो वो अपनी इवॉल्व स्टेज के अंदर बाहर निकलता है, और वो बाहर निकलते हुए स्पाइडर के ऊपर अपनी बेलों से स्पाइडर वुमन के ऊपर हमला करता है और उसे जकड़ लेता है। ज़ूमिंग किंग्जो से कहता है ऐसा लगता है कि तुमने एनर्जी को काफी जल्दी एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए तुम अपनी ग्रोथ स्टेज के अंदर आ गए हो। इसके बाद हम लोग स्पाइडर को दोबारा देखते हैं, जो कि अपने पास से टॉक्सिस को रिलीज करती है, तो उसकी बेलें पिघलने लगती हैं और वो अपनी इस गैस के साथ में ज़ूमिंग के ऊपर भी हमला करती है। लेकिन किंग्जो अपनी डिवाइन एबिलिटी का यूज करता है और वो उस टॉक्सिस को वहां से हटा देता है। इसके बाद वो ज़ूमिंग की शर्ट को पकड़ता है और उसे उठा के अपनी पीठ के ऊपर बैठा लेता है और उड़ते हुए जंगल से बाहर आ जाता है। इसके बाद ज़ूमिंग को वो जगह दिखाई दे जाती है जहाँ पे किंग्जो की मदर और उसका भाई अभी तक डीमन स्पाइडर्स के साथ में फाइट कर रहे हैं। वहीं पे हम लोग देखते हैं तो डीमन स्पाइडर किंग्जो की मदर के ऊपर कुछ ज्यादा ही भारी पड़ रही थी। इसलिए ज़ूमिंग वहाँ पे क्रोकोडाइल को समन करता है, और जब क्रोकोडाइल अपनी डोमेन से बाहर निकलता है तो ये बेचारा सीधा जमीन पे ही गिर जाता है। खैर नीचे गिरने के बाद ये दोबारा खड़ा होता है और डायरेक्ट स्पाइडर वुमन के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है और साइड से किंग्जो पे बाहर निकलता है, और वो अपनी विंड स्लैश का इस्तेमाल करते हुए स्पाइडर वुमन के ऊपर भी एक जोरदार अटैक करता है। उसे टाइम पे क्रोकोडाइल के ऊपर दोबारा वो स्पाइडर वुमन हमला करने वाली थी, लेकिन तभी किंग्जो की मदर उसके ऊपर अटैक करती है और उसे मार देती है। ज़ूमिंग क्रोकोडाइल से कहता है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन जब ज़ूमिंग की नजर क्रोकोडाइल के ऊपर पड़ती है तो वो बिल्कुल ठीक ठाक था, क्योंकि किंग्जो की मदर ने उस स्पाइडर के ऊपर अटैक करके उसे मार दिया था। वहीं पे किंग्जो की मदर किंग्जो को देख के पहचान जाती है। वह किंग्जो जब अपने भाई की तरफ देखता है जिसने किंग्जो को धक्का मार के नीचे गिरा दिया था, तो वो थोड़ा सा घबराया हुआ था। खैर किंग्जो की मदर अपनी बॉडी के अंदर से एक स्किल को निकालती है और वो ज़ूमिंग को दे देती है। इससे ज़ूमिंग को समझ में आ जाता है और वो किंग्जो से कहता है कि इस स्किल का मतलब ये है कि उसने हमारा कर्ज अदा कर दिया और फ्यूचर में हमारा एक दूसरे से कोई भी लेना देना नहीं है। फिर इसके बाद ज़ूमिंग जल्दी से आगे बढ़ता है और वो स्पाइडर वुमन के अंदर से उसका डीमन पियरल बाहर निकाल लेता है, जो कि बहुत ज्यादा पुराना था, 170 साल पुराना। वहीं पे किंग्जो और क्रोकोडाइल के मुंह से पानी बह रहा था क्योंकि वो इसे खाना चाहते थे। जिसके बाद हम लोग ज़ूमिंग को नैन के साथ में देखते हैं, जहाँ पे नैन ज़ूमिंग से कह रही थी कि मुझे भी चाहिए प्यार, मैं भी चाहती हूँ कि कोई मुझे प्यार करे, और वो ज़ूमिंग के ऊपर डोरे डाल रही थी। लेकिन ज़ूमिंग उसे साफ कह देता है आई एम वन वुमन मैन। नैन उसे कहती है ठीक है फिर यहाँ से दफा हो जाओ। लेकिन वो जाने से पहले ज़ूमिंग को एक गिफ्ट देती है जो एकेडमी की तरफ से दिया गया था। ज़ूमिंग उसे कहता है कि ये मुझे दो, और इस चक्कर में वो सीधा नैन के ऊपर ही गिर जाता है। लेकिन ज़ूमिंग को दोबारा खाने भर का मिल जाता है क्योंकि नैन उसके अंडों के ऊपर ही किक मार देती है। जिसके बाद वो रिवॉर्ड को ज़ूमिंग की तरफ फेंकते हैं और उसे कहती है ठरकी कहीं का। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि किंग्जो के ऊपर ये दोनों उड़ते हुए कहीं पे जा रहे थे और ज़ूमिंग ने वो रिवॉर्ड खोल के देखा था तो फिर उसके अंदर बस एक डोमेन फ्रूट ही था।
जुमिंग कहता है कि ये बिल्कुल बकवास है, कोई टेस्ट ही नहीं है। तो नैन उसे कहते हैं कि तुम्हें ये टेस्ट के लिए चाहिए तो चीनी फाक लो जाके, ये तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को इंक्रीज करेगा। इसके बाद ये दोनों यहाँ पे दोबारा टेलीविजन के बारे में बात करते हैं, वो भी ड्रैगन टेलीविजन के बारे में। तो फिर हम लोगों को टेलीविजन के बारे में पता है, तो ड्रैगन टेलीविजन के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है कि जब भी कोई ड्रैगन अपनी अगले स्टेज पे जाएगा ड्रैगनाइज होने के बाद में, तो फिर उसे एक टेलीविजन का सामना करना पड़ेगा। जितना पावरफुल ड्रैगन होगा उतना ज्यादा पावरफुल उसका ड्रैगन टेलीविजन होगा। जिससे ज़ूमिंग को समझ में आ जाता है कि शायद से बाइकी अभी ड्रैगन टेलीविजन का सामना कर रहा होगा। नैन उसे कहती है कि वो सब छोड़ो, तुम एकेडमी जाके लाइब्रेरी के अंदर कई सारी चीजें के बारे में पता कर सकती हो, और हाँ, पगोड़ा पवेलियन जाने के बारे में सोचना। वहाँ पे ऐसे कई सारी चीजें हैं जिनका तुम वहाँ पे ट्रेड कर सकते हो अपने क्रेडिट पॉइंट्स के साथ में। जिसके बाद हम लोग ज़ूमिंग को पगोड़ा पवेलियन के अंदर देखते हैं, जहाँ पे ज़ूमिंग अपने क्रेडिट पॉइंट्स का यूज करते हुए स्ट्रॉम फैंटम फेदर को क्रिएट कर लेता है। ज़ूमिंग हम लोगों को बताता है कि वो इस फेदर का इस्तेमाल बाइकी के ऊपर करेगा, अगर बाइकी इसके साथ मर्ज हो जाता है तो फिर उसकी इनहेंस एबिलिटीज सामने आएंगे, जैसे कि बाइकी स्ट्रॉम को कंट्रोल कर सकता है और उसे मैनिपुलेट कर सकता है, और इससे वो अपने विंड टेक्निक्स को भी ज्यादा एम्पलीफाई कर पाएगा। जिसके बाद अगला सीन स्पिरिट डोमेन का होता है, जहाँ पे हम लोग क्रोकोडाइल और बाइकी को देखते हैं, और बाइकी असल में एक लड़की है। अचानक से बाइकी को होश आ जाता है, तो वो जल्दी से स्पिरिट डोमेन से बाहर निकल के ज़ूमिंग के पास आ जाती है। वो पे बाइकी पवेलियन के अंदर इतनी सारी चीजों को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है, और वो उन्हें खाने वाली थी। ज़ूमिंग उसे रोक देता है, ये कहते हुए कि अगर तुमने इन्हें छुआ तो ये एकेडमी वाले मुझे मार देंगे, ये एकेडमी की कलेक्शन है। जिसके बाद हम लोग ज़ूमिंग को उसके घर पे देखते हैं, जहाँ पे ज़ूमिंग सोच रहा था कि उसके पास कई सारे गोल्ड ज्वेलरी और ज्वेल्स हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो तीनों ड्रैगन्स के लिए खाना खरीद सकता है, और अगले 6 महीनों तक उसे इन तीनों ड्रैगन्स के खाने के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। रह बात किंगजो के फेवरेट फोप ट्री जूस की, तो फिर वो उसका ख्याल नान रख लेगी, वो इंतजाम कर देगी उसका। जिसके बाद ज़ूमिंग किंगजो की मदर की स्केल की तरफ देखता है, और वो सोचता है कि उसे इसके साथ क्या करना चाहिए। जिसके बाद ज़ूमिंग को एक काफी अच्छा आइडिया आता है, जिसके अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि ज़ूमिंग ने उसका इस्तेमाल करते हुए युनजी के लिए एक आर्मर बना दिया था, जिसको मैं बिकिनी कहना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि ये आर्मर किसी भी एंगल से नहीं लगता है। जिसके बाद हम लोग ज़ूमिंग को ली फैमिली के घर के सामने देखते हैं, जहाँ पे उसने गिफ्ट भिजवा दिया था, और उसे युनजी के रिएक्शन का इंतजार था। उसी टाइम पे युनजी की पर्सनल मेड ज़ूमिंग के पास आती है, जो कि ज़ूमिंग को बताती है कि युनजी ने तुम्हें बुलाया है। जिसके बाद हम लोग ज़ूमिंग को युनजी के साथ में देखते हैं, जहाँ पे ज़ूमिंग को पता चला था कि युनजी दोबारा घायल हो गई है। तो फिर ज़ूमिंग यहाँ पे मक्खनबाजी का इस्तेमाल कर रहा था कि तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए वगैरह वगैरह। लेकिन युनजी ज़ूमिंग से पूछती है, मुझे पता चला है कि तुम नैन से मिलने के लिए गए थे, क्या तुम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है क्या? तो ज़ूमिंग आगे से कहता है, बिल्कुल भी नहीं। युनजी उसे पूछती है कि तुमने उसे कोई गिफ्ट दिया? ज़ूमिंग आगे से कहता है कि मैं गिफ्ट सिर्फ एक ही औरत को देता हूँ, और वो है मेरी बगल वाली घर की लड़की, यानी कि तुम। इसके बाद ज़ूमिंग युनजी से पूछता है कि मैंने जो तुम्हें सॉफ्ट आर्मर दिया, क्या वो कंफर्टेबल है? तो युनजी आगे से बताती है कि मैंने ट्राई नहीं किया है। तो ज़ूमिंग उसे कहता है, अभी कर लो। इसके बाद युनजी जाती है और अपने आर्मर को चेक करती है, और वैसे इस चेंजिंग पर्दे का काम ही क्या है जब ये ट्रांसपेरेंट है साला। बाकी यहाँ पे रोमांस की बातें होती हैं जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। इसके बाद युनजी उस सॉफ्ट आर्मर को पहन के आती है, तो मैंने बताया था कि मैं इसे बिकनी कहना ज्यादा पसंद करूंगा, तो ये बिकनी की तरह ही था, सब कुछ दिखाई दे रहा था। ये आर्मर क्या खाक है? फिर इसके बाद यहाँ पे माहौल गर्म होने लगा था कि उसी टाइम पे वहाँ पे नैन आ जाती है। युनजी जल्दी से कपड़ा डालती है और उसे पूछती है, यहाँ पे क्या लेने के लिए आई हो? नैन यहाँ पे सिर्फ फालतू की बकवास करने के लिए आई थी, इसीलिए मैं इसे स्किप करता हूँ। और बिल्कुल शॉर्ट में यहाँ पे बताऊं तो ये यहाँ पे युनजी से ज़ूमिंग को छीनने के लिए आई थी, और जब इसे समझ में आ जाता है कि दाल नहीं गली की, तो ये तुरंत यहाँ से कट लेती है। वह पे ज़ूमिंग युनजी से पूछता है कि ये अचानक से चली क्यों गई? तो युनजी बताती है कि ये सिर्फ चेक करने के लिए आई थी कि मैं और तुम दोनों ठीक हैं या नहीं। तो ज़ूमिंग उसे पूछता है कि यहाँ पे कुछ चल रहा है क्या? तो फिर युनजी ज़ूमिंग को बताती है कि वो यहाँ पे एक नई कंट्री बनाने के बारे में सोच रही है। ज़ूमिंग आगे से कहता है कि यहाँ पे ऐसी कोई कंट्री है ही नहीं इस लैंड के ऊपर, जहाँ पे सिटी स्टेट्स एक दूसरे के ऊपर निर्भर न हो, सिर्फ कोर्ट ऑफ द क्लैन को छोड़ के, जो कि उन्हें रेगुलाइज करता है। और तुम उन्हें दुश्मन तो बनाना नहीं चाहोगे, उन्हें एक साथ ला के। जिसपे युनजी आगे से बताते हैं कि उसके पास कोई एनिमी नहीं है, सिर्फ उनको छोड़ के जो उसके रास्ते में है, जैसे कि जोंग प्लेस, लिंगसाओ सिटी, ली क्लैन और नैन फैमिली, ये सभी उसके रास्ते के रोड़े हैं। ज़ूमिंग आगे से कहता है कि कोर्ट के अंदर ऐसे कई सारे लोग हैं जिनकी नजर है तुम्हारे ऊपर, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। जिसपे युनजी आगे से कहती है कि उसके पास इतने सभी लोगों में से सिर्फ कुछ ही लोग हैं जिनके ऊपर वो भरोसा कर सकती है, और वो भी कितने भरोसेमंद है ये कोई नहीं जानता है। तो ज़ूमिंग उसे कहता है, मैं हूं ना यार, मैं करता हूँ तुम्हारे ऊपर भरोसा, तुम्हारे ऊपर कोई भी परेशानी आती है मैं नहीं भागूंगा। तो युनजी उससे कहती है शुक्रिया। तो फिर युनजी ज़ूमिंग से कहती है कि वो लोग तुम्हारे ऊपर भी उंगली कर सकते हैं, इसलिए तुम्हें एकेडमी की लॉज को छोड़ के हमारे साथ शिफ्ट हो जाना चाहिए। तो ज़ूमिंग ऐसा ही करता है, और वो सारा सामान बांध के ली फैमिली की कोर्टयार्ड के अंदर शिफ्ट हो जाता है। जिसके बाद हम लोग ज़ूमिंग को देखते हैं, जो कि मार्केट के अंदर घूम रहा था। तो फिर उसे फैंग नहीं दिखाई देती है, और ज़ूमिंग को कुछ उधार चाहिए था। खैर वो अंकल उसे बताते हैं कि उसकी फैमिली उसकी शादी कराना चाहती थी, लेकिन उसे लड़का पसंद नहीं आया, तो वो भाग गई और सिटी के अंदर कहीं छुपी हुई है। ज़ूमिंग अपने मन के अंदर सोचता है कि अगर ये गायब हो गए तो फिर मेरे ड्रैगन्स के लिए
लिए खाना कौन लेके आएगा। इसलिए वो फैंग को ढूंढने के लिए गली में इधर उधर घूमने लगता है। तो फिर उसे फैंग मिल भी जाती है जो नहाने के लिए लोगों से लड़ाई कर रही थी। जुमिंग उसके पास आता है और उसे कहता है मैं तुम्हें पैसे देता हूँ नहाने के, जाके बाथटब के अंदर नहा आना। इसके बाद जुमिंग उसे कोने में लेके जाता है और उसे कहता है तुम तो भिखारन लग रही हो, तुम्हारे वो शानदार कपड़े कहाँ गए। फैंग उसे कहती है कपड़ों में मत जाओ, अभी भी मेरे पास करोड़ों की गड्डी रखी है। तो जुमिंग उसे बताता है मुझे पता है कि तुम गरीबों की तरह इधर उधर भाग रही हो और तुम्हारे पास रहने के लिए भी कोई जगह नहीं है। क्या तुम मेरे लिए काम करोगे और मेरे ड्रैगन्स का देखभाल रखोगी? जिसके लिए फैंग मान जाती है। उसी टाइम पे इन दोनों को दिखाई देता है कि आसमान से कई सारे मेटियोर नीचे गिर रहे हैं। पहले तो ये ब्लेसिंग्स की तरह दिखाई देता है, लेकिन बाद में ये डिस्ट्रक्शन में बदल जाता है क्योंकि ये जितने भी उल्का पिंड थे ये बहुत ज्यादा तेजी से नीचे गिर रहे थे। इसलिए जुमिंग फैंग को पकड़ता है और वहां से भागने लगता है। वहीं पे उल्का पिंड ने जो तबाही मचाई थी वो बहुत ज्यादा खतरनाक थी। सिटी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई थी। कई सारे लोगों ने अपने चाहने वालों को खो दिया था और कई अपाहिज हो गए थे। लेकिन कमाल की बात ये थी कि सभी लोग इसका जिम्मेदार युनजी को मान रहे थे, चिल्लाते हुए कह रहे थे कि ये हेवन की डिवाइन पनिशमेंट है जो कि युनजी की वजह से उन लोगों के ऊपर आ गिरी है। और ये सभी चिल्लाते हुए युनजी से कहते हैं कि तुम्हें खुद को मार लेना चाहिए। इसके बाद हम लोग जुमिंग को देखते हैं जो कि युनजी के पास आता है उसे कंफर्ट करने के लिए और उसे कहता है कि लोग बेफालतू में ही तुम्हें इन सभी चीजों का जिम्मेदार मान रहे हैं। और जुमिंग इस मिटियोर रेन की वजह से काफी ज्यादा शर्मिंदा और निराश था क्योंकि एक तरीके से जुमिंग इसी के पीछे है, तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। खैर युनजी को पता था कि ऐसा होना ही था, इसलिए वो इस चीज को ज्यादा दिल पे नहीं लेती है और जुमिंग उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसी टाइम पे मेड वहाँ पे आती है जो कि युनजी को बताती है कि जोंग पैलेस का यंग मास्टर आया है, डूचेंग आया है और वो सभी युनजी से मिलना चाहते हैं। जुमिंग उस मेट से कहता है जाके उन लोगों से ये कहते हैं ना कि आज युनजी किसी से नहीं मिलेगी। मेट युनजी से इस बारे में पूछती है तो युनजी उससे कहती है जैसा जुमिंग ने कहा है वैसा ही करो। इसके बाद हम लोग नैन फैमिली की ग्रैंड हॉल को देखते हैं जहाँ पे कई सारे लोग इकट्ठा हुए थे और हम लोगों को बताया जाता है कि आज यहाँ पे टाइगोंग का बर्थडे भी है जो कि एक पावरफुल ड्रैगन मास्टर था और वो एक टाइम पे ड्रैगन ट्रिमिंग अकेडमी का हेड मास्टर भी हुआ करता था। और साथ ही में यहाँ पे और भी कई सारे लगाए हुए हैं जैसे की युनजी का बाप जो की ली क्लैन का हेड है, साथ ही में जोंग पैलेस का यंग मास्टर और भी कई सारे लोग। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि नैन भी वहां पे आती है और मैं भी श्योर नहीं हूँ कि ये युनजी है या फिर नैन है क्योंकि यहाँ पे सोल का चक्कर है, तो मैं थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सबको इसे नैन कह रहा है तो फिर मैं इसे नैन ही कहूंगा। खैर नैन जैसे ही ग्रैंड हॉल के अंदर आती है तो वो वहाँ के दरवाजे बंद करा देती है। इसके बाद हम लोग वहाँ पे टाइगोंग, यांग जिसको हम लोगों ने पहले देखा था, साथ ही में हम लोग वहाँ पे युनजी के बाप को भी देखते हैं और ये सभी लोग यहाँ पे सिर्फ एक चीज को लेकर डिस्कस करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। मैंने तुम लोगों को अभी यहाँ पे बताया कि युनजी एक कंट्री बनाना चाहती है जिसके अंदर वो जोंग प्लेस, लिंगसाओ सिटी, ली क्लैन और नैन क्लैन दोनों को आपस में मिला के चारों को आपस में मिला के कंट्री बनाना चाहती है और ये सभी लोग इस चीज के बिल्कुल खिलाफ है और उन्हें ये चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है। इसलिए ये सभी एक साथ मिलकर यहाँ पे प्लान बनाते हैं कि ये लोग युनजी को मरवा देंगे। नैन अपने पास से एक लेटर बाहर निकालती है जिसके ऊपर लिखा हुआ था कि इसके ऊपर जो भी लोग साइन करेंगे उनकी वजह से, उनकी पावर की वजह से युनजी को उसकी पावर से हटा दिया जाएगा और उसे एक नॉर्मल लड़की बना दिया जाएगा और ये सबसे बेस्ट तरीका है उससे बदला लेने का। सभी लोगों को इससे कोई भी दिक्कत नहीं थी, लेकिन एक बंदा नैन से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि युनजी के जो लॉयल गार्ड्स होंगे वो तुम्हारा कहना क्यों मानेंगे? तो फिर युनजी का बाप आगे बढ़ता है और वो आगे से बताता है कि मेरे पास दो बेटियां हैं, ली युनजी और नैन, उन दोनों की शक्ल ही एक जैसी है क्योंकि वो दोनों जुड़वा हैं और ये बात युनजी के गार्ड्स को नहीं पता है। हम लोग युनजी को नैन से रिप्लेस कर देंगे जिससे किसी को भी किसी बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। टाइगोंग आगे से कहता है कि यही सबसे बेहतर प्लान है, इसलिए जो भी लोग वहाँ पे थे वो सभी इस चीज के लिए मान जाते हैं और कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अपना अपना साइन कर देते हैं। जिसके बाद हम लोगों को ये भी पता चलता है कि जो जोंग पैलेस का यंग मास्टर है उसने अभी युनजी के ऊपर अटैक कर दिया है उसे घायल अवस्था में देख के, और ये लोग यहाँ पे बस न्यूज आने का इंतजार कर रहे हैं कि कब युनजी हारी गए। युनजी का बाप आगे से कहता है मुझे इस बात की चिंता है कि वो पिछली बार की तरह इस बार भी वहाँ से बच निकलेगी जैसा कि एवर सिटी के अंदर हुआ था जब जुमिंग और युनजी ने एक साथ धूम मचाई थी। याद है ना क्या कांड हुआ था? नैनी से बहुत ज्यादा हैरान होती है और वो अपने बाप से पूछती है कि एवर सिटी के अंदर जो कांड हुआ था क्या उसके पीछे भी आपका हाथ था? तो फिर युनजी के बगल में बैठी हुई ये औरत जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो बताती है कि युनजी के बाप का काम सिर्फ इतना ही था कि उसने युनजी को उस जेल के अंदर डाला था। जिसके बाद युनजी के साथ क्या हुआ उसके बारे में युनजी के बाप को कुछ भी आता पता नहीं है, जिससे नैन को समझ में आ जाता है कि युनजी को उस काल को ट्री के अंदर डालने वाली और उसे पॉइजन देने वाली यह औरत ही है जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। वहीं पे नैन ने उस औरत को इस कदर घूरा था कि वो औरत एक पल के लिए घबरा ही जाती है। तो युनजी का बाप आगे से कहता है कि तुम इस तरीके से बड़े से बात करोगी। जिसके बाद नैन चलती है यहाँ पे हुकुम का इक्का और वो डेथ नोट ही बाहर निकाल लेती है और उन लोगों से कहती है कि जिन लोगों को युनजी की कंट्री वाली
वाली बात अभी तक पसंद नहीं आई है। वो सभी एक औरत को मारना चाहते हैं जो उन लोगों से ज्यादा आगे बढ़ रही है और वो अपने बाप से कहती है कि तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम एवर सिटी वाले कांड के अंदर ज्यादा पूरी तरीके से घुले मिले नहीं थे। जिसके बाद युनजी उन लोगों को बताती है कि तुम लोगों को लगता है कि तुम आसमान से भी ऊपर हो, लेकिन तुम्हारी जिंदगी पापर की तरीके पतली है। जिसके बाद वो लाइफ और डेथ का स्क्रोल बाहर निकालती है और उसके अंदर से कई सारी रस्सियां बाहर निकलती हैं जो उन लोगों के गले का फांसी का फंदा बन जाती है जिन्होंने इस पेपर के ऊपर साइन किया था। और इस कमरे के अंदर लगभग सभी लोगों ने साइन किया था, तो वो सभी टप के जाते हैं। युनजी उन लोगों से कहती है जो लोग मरेंगे नहीं है, मैं उन लोगों का बाहर इंतजार कर रही हूँ। वह पे युनजी का बाप और ये जाई टोंग आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें धोखा देने की। वह पे युनजी का बाप अपने मन के अंदर सोचता है कि ये तो अपनी बड़ी बहन से नफरत करती थी, कि ये सिर्फ अभी तक सिर्फ दिखावा ही कर रहे थे कि ये एक दूसरे से नफरत करते हैं। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग जो जिंदा बच गए थे वो गेट से बाहर आ जाते हैं और नैन से कहते हैं कि तुम बहुत ही घटिया मौत मरोगी। नैन उन लोगों से कहती है जिंदा बच गए, लेकिन कोई बात नहीं है, मरना तो तुम्हें वैसे ही है। जिसके बाद वो उनकी गर्दन के ऊपर अटैक करती है और उनकी मुंडी धड़ से उड़ा देती है। वह पे ये बुढ़ा तो अब अपना दम तोड़ने ही वाला था, इसलिए आगे से कहता है कि मैं अब से कभी भी सिटी के डेवलपमेंट के बीच में टांग नहीं अड़ाऊंगा और रिटायरमेंट लेके यहाँ से चला जाऊंगा। युनजी उसे कहती है बढ़ो तुम्हारे लिए हमारे पास अलग प्लान है। जिसके बाद वो वहाँ पे कॉफिन ऑफ डेथ बाहर निकालती है और बुढ़ो को उसी के अंदर पैक कर देती है, ये कहते हुए कि अब तुम आराम से वेकेशन मनाओ, हो सके तो चिट्ठी विट्ठी लिख देना। जिसके बाद हम जोंग पैलेस के नमूने को देखते हैं और उन्हीं के साथ इनका यंग मास्टर भी था और ये सभी युनजी के ऊपर अटैक करने के लिए आए थे जैसा कि प्लान बताया गया था। हालांकि इनका इंतजार जूमिंग भी कर रहा था जो कि उन लोगों से कहता है बीवी को मारना चाहते हो पहले पति से निपटो। जिसके बाद दोबारा यंग मास्टर और जूमिंग के बीच में वही बातें होती हैं, चड्डी ना बुद्धि मार दी गुद्दी। जिसके बाद जोंग पैलेस का यंग मास्टर लूसाओ जिसने मुखौटा लगाया हुआ था उसे कहता है कि ये बंदा तुम्हारा हुआ क्योंकि यही तुम्हारी गॉडेस के साथ सोया है, इसकी जिंदगी तुम जीते जी नर्क बना देना, जाओ। जिसके बाद तो हुआ कि जूमिंग को बुला ही रहा था कि तभी ये सामने देखता है तो जूमिंग वहां से गायब हो गया था और वो डायरेक्ट यंग मास्टर के सामने आके कहता है कि तुम बीवी को मारना चाहते हो, तुम्हें पहले मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी। तो यंग मास्टर अपने ड्रैगन को निकालते हुए कहता है ठीक है फिर चलो परमिशन दे दो। तो फिर जूमिंग बाइकी से कहता है जाओ और जाके इन्हें परमिशन दे दो। तो बाइकी उड़ते हुए जाता है और वो पूरे एरिया को ही आइस वर्ल्ड के अंदर बदल देता है, जिससे इन लोगों की फटी और इन्हें समझ में आ जाता है कि बाइकी कोई बच्चा नहीं है, इन लोगों को सावधान रहना पड़ेगा। तो फिर लोसाओ दोबारा वहां पे अपने ड्रैगन को समन करता है जो कि वहां पे फायर से अटैक करके बर्फ को पिघलाने लगता है। तो बाइकी उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है क्योंकि पुराना हिसाब की तो अभी चुकता करना है ना। वह पे बाइकी का अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो लूसाओ के अटैक को काफी इजीली रोक लेता है, जिससे लूसाओ को समझ में आ जाता है कि उसका ड्रैगन जो कि एडवांस रैंक पे है, लेकिन इसके बावजूद जूमिंग का ड्रैगन उसके ड्रैगन की हवा निकाले दे रहा है। तभी बाइकी धुएं से बाहर निकलता है जो कि आइस क्रिस्टल का यूज करता है लावा ड्रैगन के ऊपर। तो फिर लावा ड्रैगन आगे से फ्लेम का यूज करता है अटैक को डॉज करने के लिए और जैसे ही अटैक रुकता है तो फिर बाइकी तुरंत स्नेक अटैक का यूज करता है और वो अपने टेल पे लगे हुए क्रिस्टल की मदद से दोबारा लावा ड्रैगन की आंख के ऊपर अटैक करता है। तो लूसा उसे कहता है कि वो अटैक तुम्हें लगे इससे पहले तुम अटैक कर दो। तो फिर लावा ड्रैगन आगे से क्लॉ का यूज करता है और वो बाइकी के ऊपर एक जोरदार स्लैश मारता है जिससे बाइकी धड़ाम से नीचे जाके गिरता है, लेकिन वो गिरने से पहले ही खुद को हैंडल करता है और पानी का फव्वारा ऊपर की तरफ मारता है और देखते ही देखते आइस मैजिक का यूज करते हुए उस पानी के फव्वारे को जमा देता है, जिससे लावा ड्रैगन उसी में जम जाता है। लेकिन तभी जूमिंग उस साइड से दिखाई देता है तो एक तगड़ा धमाका होता है और जब जूमिंग उस साइड पे देखता है तो फिर जोंग पैलेस वाले लोगों ने भी अपने ड्रैगन्स को बाहर निकाल लिया था। ये लड़की जिसका एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं लेकिन फिगर कमाल का है, वो अपने ड्रैगन को समन करती है। तो फिर इसका ड्रैगन एक बहुत बड़ी वेल था जो कि ड्रैगन लॉर्ड रैंक पे था। तो जूमिंग उससे भिड़ने के लिए वहां पे क्रोकोडाइल को बाहर निकालता है जिसके पास आर्मर था और क्रोकोडाइल जैसे ही बाहर निकलता है और वो जैसे ही ड्रैगन लॉर्ड के साथ भिड़ने की कोशिश करता है तो फिर एक जबरदस्त बिजली का झटका निकलता है जो कि सीधा क्रोकोडाइल के ऊपर ही लगता है, जिससे क्रोकोडाइल धड़ाम से नीचे जाके गिरता है। और तब जूमिंग बेवकूफ को पता चलता है कि क्रोकोडाइल का आर्मर बिजली कंडक्ट करता है तो पानी के अंदर उसे झटके लगेंगे ही। उसी टाइम में जोंग पैलेस का यंग मास्टर जिसके पास शैडो आर्मर करके कुछ तो था और वो उसकी मदद से जूमिंग के ऊपर एक पावरफुल अटैक करता है। तो जूमिंग उसके अटैक को डॉज करता है और वहां पे किंगजू को बाहर निकालता है और उसकी मदद से यंग मास्टर के ऊपर कई सारी बेलों से अटैक करने लगता है, लेकिन यंग मास्टर काफी फुर्ती दिखाते हुए उन सभी अटैक्स को डॉज कर लेता है। जिसके बाद जूमिंग क्रोकोडाइल से कहता है कि तुम अपना आर्मर उतार दो। तो फिर क्रोकोडाइल जैसे ही आर्मर उतारता है तो फिर उसे बहुत ज्यादा नॉर्मल फील होने लगता है। साइड से हम लोग बाइकी के साइड को देखते हैं तो बाइकी भी पूरी तरीके से ठीक ठाक था और जूमिंग उन लोगों से कहता है कि सब लोग ठीक हो तो एक साथ इकट्ठा हो जाओ। उसी टाइम पे हम लोग लूसाओ की साइड को देखते हैं तो फिर उसका ड्रैगन दोबारा खड़ा हो जाता है और अब इसका आर्मर भी ट्रांसफॉर्मो के मास्टन के अंदर बदल गया था। वहीं पर वो यंग मास्टर से कहता है कि तुम उंगली ना पेलो, मैं इस कमीने को खुद से मारूंगा। तो फिर बाइकी भी अटैक करने के लिए तेजी से नीचे आ रहा था। लूसाओ से कहता है कि तुम छोटे से ड्रैगन हो तो मेरा क्या ही उखाड़ लोगे, मैं तुम्हें दिखाता हूँ अपने इन्फर्नो ड्रैगन की ताकत। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि
लूसाओ का ड्रैगन आगे से आग उगलता है तो वो उस आग को एक बहुत बड़ी फायर बॉल के अंदर चेंज कर देता है। तो फिर बाकी भी आगे से शांत नहीं बैठती है और वो जल्दी से स्टॉर्म स्पिरिट फेदर का इस्तेमाल करती है, जिसकी मदद से वो यहाँ पे आइस और विंड मैजिक को काफी अच्छे से कंट्रोल कर पा रही थी। ज़ूमिंग अपने मन के अंदर सोचता है कि ये वही स्पिरिट फेदर है जो मैंने इसे पवेलियन से लाके दिया था, इसकी मदद से ये यहाँ पे पावरफुल स्टॉर्म को भी मैनिपुलेट कर सकता है। हम लोग देखते हैं कि बाकी बिल्कुल ऐसा ही करता है और वो बहुत सारे आइस क्रिस्टल्स को ऊपर उठाता है और उन्हें तूफान के अंदर बदल के बिल्कुल रॉकेट की तरह नीचे छोड़ता है। वहीं पे ये आइस क्रिस्टल जैसे ही नीचे बरसते हैं तो फिर वो हर एक जगह डिस्ट्रॉय कर देते हैं और जमा देते हैं। हम लोग देखते हैं कई सारे ड्रैगन ऐसे ही घायल हो चुके थे, यहाँ तक कि लूसाओ का इन्फर्नो ड्रैगन भी बहुत ज्यादा घायल हो चुका था। वहीं पे लूसाओ की हालत बहुत ज्यादा गंभीर थे। भाई इसे मार दो यार, इसकी दुविधा कम करो, इसका तरसना और तड़पना दोनों मुझसे नहीं देखा जा रहा है। इसके बाद ज़ूमिंग लूसाओ के पास आता है और उससे कहता है, अरे ये तो तुम हो भाई, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम ये होगे, माफ कर दो, ज्यादा जोर से लग गई क्या। ये भी हरामी कम नहीं है, जब भी मौका मिलता है तब उंगली करता है लूसाओ के। वहीं पे लूसाओ को अभी भी वही रोना धोना, युनजी मेरी है, मैं ऐसे मर नहीं सकता, तुम मेरे रास्ते में हो। उसे टाइम पे किंग्जो अपनी टांग को उठाता है और उसकी मुंडे के ऊपर धड़ाम से मार के भाई लिटरली फोड़ देता है, पिचकारी की तरह खून बहता है फचाक से। और ज़ूमिंग उससे कहता है, साले शादीशुदा औरत के ऊपर नजर मारता है, मर्द जात के ऊपर कलंक। खैर लूसाओ की दुविधा और उसका तड़पना यहीं पे खत्म होता है। आई होप ब्रो फाउंड लव इन अनदर लाइफ। खैर इसके बाद हम लोग जोंग पैलेस वालों पे आ जाते हैं। वहीं पे यंग मास्टर आगे से कहता है, तुम्हें मेरी मारने की हिम्मत कैसे हुई, साले ऊपर से कुछ बरसेगा, मुंह पे तो गिरेगा ही ना। खैर ये अपने चिले चापड़ों से कहता है, जाओ और जाके इसे मार दो। तो ये सभी एक एक करके अपने ड्रैगन्स को समन करते हैं। सबसे पहला थंडरवेल ब्लू ड्रैगन, जिसके बाद शैडो ड्रैगन, तीसरे पे है क्रॉप्स मास्टर ड्रैगन और चौथे पे है डबल हेड विंग्ड ड्रैगन। वहीं पे ये चारों कम नहीं थे तो फिर ये भी अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और ये एक डेमी गॉड है। और ये ज़मीन के ऊपर किक मारते हुए कहता है, एक कचड़ा ही रहेगा। उसी टाइम पे कोई इसके मुंह के ऊपर धड़ाम से घूसा मारता है, जिससे ये उड़ते हुए दूर जाके गिरते हैं। तो फिर हमें पता चलता है कि ये वही अंकल हैं जो लीसाओ को चीयर करने के लिए आए थे। और ये यंग मास्टर से कहते हैं कि तुम जोंग पैलेस वाले हमेशा सही साले कमीने और सेमलेस थे, शर्म नहीं आती है क्या, फालतू में चिल्ला गोली करते हुए। वहीं पे इन दोनों नमूनों से हमें पता चलता है कि ये फियर्स फिस्ट ज़ानान है। वहीं पे ये खूबसूरत लड़की हम लोगों को बताती है कि ये कई सालों से गायब हो गया था, मुझे लगा कि मर गया था, लेकिन कम से कम ये जिंदा तो है। वहीं पे ज़ानान के बारे में यह हुआ है कि ये एक पंच मार के ड्रैगन्स की गुद्दी तोड़ देता है, इसलिए बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन बूढ़े दादा आगे से कहते हैं, क्या फर्क पड़ता है, ये मरेगा तो आज ही। वहीं पे ज़ानान ज़ूमिंग से कहता है, और भाई क्या हाल चाल, काफी दिनों बाद मिल रहे हैं। वहीं पे ज़ूमिंग ज़ानान को देख के कहता है, अरे तुम तो वही किसान हो ना जो उस दिन मिले थे। जिसके बाद ज़ानान ज़ूमिंग से कहता है कि मुझको ड्रैगन्स के मारने के बारे में काफी कुछ पता है, इसलिए मैं जोंग पैलेस के मास्टर को तुम्हारे हवाले छोड़ता हूँ, बाकी इन छोटे मोटे परिंदों को मेरे ऊपर छोड़ दो। जिसके बाद ये उड़ते हुए जाता है और सीधा क्रॉप्स मास्टर ड्रैगन के ऊपर धड़ाम से घूसा मारता है। वहीं पे ज़ूमिंग के तो आंसू निकल आते हैं, इतना ज्यादा दरिया दिल देख के। जिसके बाद वो लड़की अपने ड्रैगन से कहती है, जाओ और जाके यंग मास्टर को प्रोटेक्ट करो। तो फिर इसकी बड़ी सी वेल उड़ते हुए आती है और वो ज़ूमिंग के ऊपर हमला कर देती है। तो फिर हम लोग क्रोकोडाइल को देखते हैं जो कि खड़ा होता है और उस वेल को रोकने की कोशिश करने लगता है। वहीं पर लोग टू डेड विंग ड्रैगन को देखते हैं और वो भी ज़ूमिंग के पीछे आ रहा था उसके ऊपर हमला करने के लिए, और वो ज़ूमिंग के ऊपर अपने एसिड से अटैक करता है। तो फिर किंग्जो दोबारा अपनी बेलों को यूज करता है और उसे नेट के अंदर बदल के उन एसिड को वहीं पे रोक लेता है। जिसके बाद क्रॉप्स मास्टर ड्रैगन भी ज़ूमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। तो बाइकी उसके ऊपर हमला करती है और उसे आइस क्रिस्टल के अंदर घुसा के वहीं पे मार देती है, जिससे उसके मास्टर को झटका लगता है और ये खून की उल्टियां करने लगता है। वहीं पे हम लोग ज़ानान को देखते हैं जो कि ब्लू ड्रैगन और शैडो ड्रैगन के साथ एक साथ फाइट कर रहा था, तो उसे काफी ज्यादा परेशानी हो रही थी। उसी टाइम पे हम लोग यंग मास्टर को देखते हैं जो कि ज़ूमिंग के ऊपर पीछे से हमला करने की कोशिश करता है। तो फिर बाकी को इससे गुस्सा आ जाता है और वो तेजी के साथ नीचे बढ़ता है अटैक करने के लिए। वहीं पे तुम लोगों को वो ड्रैगन आर्मर वाला सिस्टम पता है कि ड्रैगन एबिलिटीज का इस्तेमाल उसका मास्टर भी कर सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि ज़ूमिंग के कंधे के ऊपर स्पिरिट फेदर्स आ जाते हैं जो बाकी के पास है सोल कनेक्शन की वजह से, और ज़ूमिंग इसकी वजह से खुद को प्रोटेक्ट कर पाता है और यंग मास्टर को दोबारा मुंह की खानी पड़ती है। क्या यंग मास्टर बनेगा रे तू। जिसके बाद हम इन लोगों को देखते हैं जो कि भागते हुए कहते हैं, चलो चलो यंग मास्टर की मदद करो चल के, नहीं तो वो मारे जाएंगे। लेकिन जब ये लोग भागते हुए मदद करने के लिए जा ही रहे थे, उसी टाइम पे बाइकी इनके पीछे से तेजी से निकलता है और यंग मास्टर की सीने के अंदर अपनी टेल घुसा के उसे मार देता है। जिससे ये लोग चिल्लाते हुए ज़ूमिंग का नाम लेते हैं और ज़ूमिंग की तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और उसी टाइम पे टू हेडेड ड्रैगन विंग्ड ज़ूमिंग के और अपने पॉइजन से अटैक करता है। तो ज़ूमिंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को अपने यंग मास्टर की कुछ ज्यादा ही चिंता है ना। जिसके बाद वो दोबारा स्पिरिट फेदर्स का यूज करते हुए कहता है, तो फिर तुम लोग जाके ऊपर स्वर्ग में उससे मिल सकते हो। जिसके बाद वो बाइकी की एबिलिटी का यूज करते हुए उस लड़की के पास से गुजरता है तो इसके कपड़े फट जाते हैं। अटैक तो हुआ था बस, एज यू नो चाइनीज ऑथर ऑलवेज मेक समथिंग सिट टू फक अप आवर माइंड। खैर हम लोग उस लड़की के अजूरी ड्रैगन को देखते हैं जो कि अब ज़ूमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था। वहीं पे वो जाते जाते ज़ानान
जानन के ऊपर भी हमला करता है तो उसकी बॉडी के ऊपर तगड़ा झटका लगता है, जिसके बाद वो ज़ूमिंग के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तो ज़ूमिंग किंगजो और बाकी से कहता है कि इन दोनों ड्रैगन को संभालो भाई, क्या कर रहे हो। तो फिर हम लोग देखते हैं कि बाकी उड़ते हुए आता है और वो दोबारा अपनी पूंछ का इस्तेमाल करते हुए ब्लू ड्रैगन की आंख के अंदर घुसा के उसे जमा देता है। वहीं पे हम लोग किंगजो को देखते हैं जो कि अपने पंखों को ब्लेड्स के अंदर बदलता है और उसका यूज करते हुए 2 हेडेड विंग ड्रैगन की गर्दन काट देता है। वहीं पे इन दोनों का बड़ा सा मुंह खुल जाता है इतनी बड़ी बवाल चीज को देख के, और ज़ूमिंग लोगों से कहता है चिंता न करो, तुम भी उसे ज्वाइन करने वाले हो। तो फिर ये बूढ़े दादा अपने शैडो ड्रैगन का यूज करते हैं ज़ूमिंग के ऊपर अटैक करने के लिए, और मौका देख के वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं। तो हम लोग युनजे को देखते हैं जो कि ज़ूमिंग से कहते हैं चिंता न करो, उड़ता तीर मुझे लेने का शौक है। जिसके बाद वो आगे से अपनी शॉट बाहर निकालती है और एक जोरदार शॉट स्लैश ऊपर की तरफ मारती है। वो सीधा जाके इन दोनों से टकराता है और वहां पे बूम करके तगड़ा धमाका होता है, दिवाली के पैसे वसूल हो रहे हैं। वहीं पे ज़ूमिंग ज़ानान के सामने अपनी बीवी की तारीफ करने लगता है, आई डोंट नो व्हाई शी इज कॉलिंग हर अपन वाइफ। खैर इसके बाद हम लोग 1 हेडेड सिंगल विंग ड्रैगन को देखते हैं जो भी जिंदा था। तो किंगजो उसके ऊपर दोबारा अपनी बेलों की मदद से अटैक करता है और उसको जकड़ लेता है, जिसके बाद उसकी गर्दन यूं ही काट देता है। वहीं पे हम लोग बाइकी को देखते हैं जो अभी भी ब्लू ड्रैगन के साथ फाइट कर रही थी। तो ज़ूमिंग उससे कहता है कि खेलना छोड़ो, जल्दी से खत्म करो। तो फिर बाइकी आगे से कहती है ठीक है, जिसके बाद वो अपनी पूंछ निकालती है और ब्लू ड्रैगन के सर के अंदर घुसा के उसे मार देती है और वो धड़ाम से नीचे आके गिरता है। वहीं पे वो ड्रैगन जैसे ही नीचे आके गिरता है तो ज़ूमिंग उसकी बॉडी के अंदर से उसका सोल पियरल बाहर निकाल लेता है। वहीं पे ज़ूमिंग जैसे ही कहता है कि वो इन सभी सोल पियरल का इस्तेमाल अपने ड्रैगन्स को हार्वेस्ट करने के लिए करेगा, तो फिर क्रोकोडाइल जाग उठता है और मुंह से पानी बहाते हुए कहता है कि उसे भी चाहिए। तो फिर ज़ूमिंग उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि जब फाइट का काम था तब तो जागा नहीं, हम यहाँ पे खाने की बारी आई तो फिर मुंह लटका के खड़ा हो गया। वहीं पे हम लोग ज़ानान को देखते हैं और जब यंग मास्टर को चेक करता है तो फिर उससे पता चलता है कि यंग मास्टर के पास फैंटम आर्मर है, जिसकी मदद से वो काफी ज्यादा फुर्ती के साथ इधर उधर घूम पा रहा था। ज़ूमिंग आगे से कहता है कि इसी वजह से तो ये कुछ ज्यादा ही उड़ रहा था। जिसके बाद वो ज़ानान से कहता है कि मदद करने के लिए शुक्रिया। तो ज़ानान उससे कहता है कोई बात नहीं है, वैसे भी मैंने कोई मदद नहीं की, इन सभी लोगों को तुमने अकेले ही मारा है। जिसके बाद वो वहां से चला जाता है और ये युनजी का पहले एक फाइटर हुआ करता था। फिर इसके बाद हम लोग युनजी को देखते हैं और ज़ूमिंग इसके पास आके इसे कहता है, मैं कई दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हारा दिमाग कुछ विचलित सा है। जिस दिन तुमने अपनी स्पिरिट सॉर्ड का इस्तेमाल किया था उस दिन के पास तुम बहुत ही कम इंपल्सिस दिखाई दे रही हो। तुम्हारे साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं है? तुम्हारे दिमाग के अंदर क्या चल रहा है? तो युनजी आगे से बताती है कि मैं बस इस बारे में सोच रही हूँ कि वूतू का एक ऑर्डिनरी सिल्क वर्म फार्मर के साथ मैं कैसे मिल गई, और वो इतने कम टाइम के अंदर इतना ज्यादा पावरफुल ड्रैगन मास्टर कैसे बन गया, उसकी आइडेंटिटी क्या है। जिसके बाद ज़ूमिंग जाके अपने ओरिजिन के बारे में बताता है कि वो पहले एक डेमीगॉड हुआ करता था, लेकिन उसने अपने डेमीगॉड वाली एबिलिटीज अब खो दी हैं। जिसके बाद वो वूतू आ गया और वहीं पे वो सिल्क वर्म की फार्मिंग करने लगा। जिसके बाद तुम्हें लुटेरे वाली चीजें के बारे में पता ही है, और एवर सिटी के अंदर जो कांड हुआ था उसके बारे में भी। युनजी उससे पूछती है क्या तुम जानबूझ के मेरे पास आए थे उस गुफा के अंदर? तो ज़ूमिंग आगे से बताता है कि वो बस एक कोइंसिडेंट था कि मैं तुमसे मिल गया, और मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि यहाँ पे कुछ सोल वोल का चक्कर है। तो हम देखते हैं कि कोई युनजी से कहता है जो उसकी सिस्टर या फिर सोल होगी, मतलब इसके अंदर 4 सोल है युनजी के पास, और उन चारों की अलग अलग पर्सनैलिटी है, इसलिए उनमें से एक पर्सनैलिटी यानी कि सोल युनजी से कहती है कि उसके साथ इतना ज्यादा बुरा बर्ताव ना करो, वो हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है। तो युनजी आगे से कहती है कि मैं बस उसे इस बात से रोक रही हूँ कि वो कोई अल्टरनेटिव मोटिव ना रखे। तो युनजी की सोल उसे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे ट्राई करने दो। इसके बाद युनजी अपनी सोल को स्विच कर लेती है, ध्यान देना सोल को स्विच कर लेती है। सोल स्विच होने के बाद हम देखते हैं कि युनजी की भाषा में थोड़ा सा सॉफ्टपन आ जाता है और वो बड़े प्यार से ज़ूमिंग से पूछते हैं तो फिर तुम मुझे ये क्यों नहीं बताते हो कि तुम कहाँ से आए हो। इसके बाद वो खुद ही कहती है कि मुझे जितना याद है जब मैं बच्ची हुआ करती थी तब ईस्टर्न पार्ट यहाँ पे एंसेस्ट्रल ड्रैगन सिटी का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन एक दिन अचानक से यहाँ पे लैंड ऑफ वुडू आ गया। तो ज़ूमिंग आगे से बताता है कि हाँ ऐसा ही हुआ था। वहीं पे ज़ूमिंग को भी महसूस होता है कि युनजी बदली बदली से रह गई है, जैसे कि वो पूरी तरीके से चेंज हो गई हो। इसके बाद युनजी ज़ूमिंग का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है मुझे कंपनी दो, मुझे दौड़ पे जाना है। तो ज़ूमिंग इसके लिए मान जाता है। इसके बाद ये ज़ूमिंग के सामने ही कपड़े चेंज करने लगती है तो इसके मुंह से खून बहने लगता है। जिसके बाद हम इन दोनों को बाहर बैठे आराम से चेस खेलते हुए देखते हैं और तभी हम लोगों को दिखता है कि एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट जिसके ऊपर सिटी बिटी थी वो सीधा नीचे गिरने लगती है, और सभी लोग आगे से कहते हैं कि वेस्ट की साइड पे पूरी तरीके से काले बादलों ने घेरा बना लिया है, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा आकाश नीचे गिर रहा है। ज़ूमिंग और युनजी भी दूर से ये सब कुछ देख रहे थे और ज़ूमिंग आगे से कहता है कि ड्रैगन सिटी की स्टेट बहुत ज्यादा अलग अलग तरीकों से टूट रही है। लिंक्स ऑफ सिटी और बाकी जितने भी छोटी छोटी सिटी सेट्स है वेस्ट की तरफ वो सभी बहुत ही जल्दी इंटरनल डार्कनेस के अंदर जाने वाले हैं, यानी कि हमेशा के लिए गायब। युनजी आगे से कहते हैं तो तुम इसी तरीके से वूतो के अंदर आए थे? ज़ूमिंग आगे से कहता है हाँ। जिसके बाद युनजी आगे से कहती है मैंने सोचा भी नहीं था कि ये सब कुछ भी एकदम इस तरीके से होगा कि सिटीज भी इस तरीके से घसीटते हुए कहीं और पे चली जाएंगी, जैसे कि कोई उल्का पिंड
गिर रहा हो। जुमिंग उसे कहता है कि इसका क्या मतलब है, क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है? तो यूनजी जवाब में कहती है कि कुछ तो ठीक नहीं है, और जुमिंग इसके जवाब में पूछता नहीं है कि क्या दिक्कत है। ये कहता है कि चिंता ना करो, जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। वह पे यूनजी की सोल अपनी बहन से कहती है कि वो दिन आ चुका है, तो यूनजी आगे से कहती है हाँ वो दिन आ गया है। जिसके बाद दोनों दोबारा अपनी सोल को स्विच करते हैं तो पुरानी वाली यूनजी आ जाती है, जो थोड़ा सा कड़के में कहती है कि मैं तो इसमें वेस्ट बॉर्डर्स की तरफ जा रही हूँ बाकी सिटीज को क्राइसिस से बचाने के लिए, तुम यहीं पे रोक के बाकी सभी चीजों को स्टेबल करो। जुमिंग उसे कहता है कि अपना ध्यान रखना, जिसके बाद वो उड़ते हुए वहां से चली जाती है। जिसके बाद हम लोगों को पता चलता है कि जुमिंग भाई साहब भी कम नहीं है। जैसे यूनजी ने इस बात को छुपाया है कि उसके पास सोल्स है, वैसे जुमिंग ने पूरी बात नहीं बताया कि वो इस जगह पे कैसे पहुंचा था, और वो डेमीगॉड्स के साथ में एक शॉर्ट कल्टीवेटर भी था। और जुमिंग हम लोगों को बताता है कि वो जीटिंग कॉन्टिनेंट से आया था, और जब वो इन सभी चीजों के बीच में ट्रेवल कर रहा था तब उसका सामना एक किंग लेवल की मिस्टीरियस पावरफुल पर्सन से हो गया, जो कि स्पिरिट वेन्स और लिविंग बिंग्स की पावर को डिवोवर कर रहा था। उस मिस्टीरियस बंदे की डिवोवरिंग पावर इतनी ज्यादा हाई थी कि बाकी भी उसे इफेक्ट हो गई, और उसने जिन किसी भी लिविंग बिंग्स की पावर को डिवोवर किया था उनका कुछ भी नहीं बचा, नथिंग। और बेशक जुमिंग को ये चीज सहन नहीं हुई, इसलिए उसने उस मिस्टीरियस बंदे के साथ फाइट की, लेकिन वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उस बैटल के दौरान ने जुमिंग ने यहाँ पे अर्थ वेन्स को सेपरेट कर दिया, और जुमिंग की वजह से ही वो कॉन्टिनेंट जो इधर उधर आसमान में गिर रहे हैं, टहल वहल रहे हैं, ये जुमिंग के कारण की वजह से ही हो रहा है, क्योंकि उसने अर्थ वेन को सेपरेट कर दिया है। और इस बैटल के दौरान ही जुमिंग ने अपनी कल्टीवेशन खो दी, जिसके बाद जुमिंग नथिंगनेस के वॉरकोटेक्स के अंदर फंस गया, यानी कि भंवर। जिसके बाद वो यूनजी के वर्ल्ड के अंदर आ गया, और इसी बैटल के दौरान ही बाकी को बचाने के लिए जुमिंग ने यहाँ पे ड्रैगन मास्टर बनने का फैसला किया। वहीं पे जुमिंग ने सोचा भी नहीं था कि इस बैटल की वजह से पूरा का पूरा जीटिंग कॉन्टिनेंट ही नीचे आके गिरने लगेगा। और जुमिंग उस अजीब मिस्टीरियस बंदे से कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या करते हो, बस मेरी बीवी से दूर रहना, नहीं तो मैं तुम्हें धूल में मिला दूंगा। साले पहले कल्टीवेशन वापस ला अपनी, तब उसके बाद डायलॉग पेलना। जिसके बाद हम लोग जुमिंग को देखते हैं, जो कि बाकी को एक क्रिस्टल खिला रहा था, और मुझे घंटा नहीं पता कि ये साले क्रिस्टल आए कहां से और कहां को जाएंगे। लेकिन अगर जुमिंग को यहाँ पे बाकी की ग्रोथ को लगातार बाकी की ग्रोथ को आगे बढ़ाना है, तो फिर अब जुमिंग को यहाँ पे बाकी को क्रिस्टल फीड कराने पड़ेंगे, और इन्हें कलेक्ट करना काफी ज्यादा टफ है। इसलिए जुमिंग बाकी से कहता है कि अगर तुम्हें ज्यादा भूख लगे तो फिर मून क्रिस्टल या फिर सन क्रिस्टल को ना पी लेना, नहीं दिक्कत हो जाएगी। खैर उसी टाइम पे वहाँ पे नैन आती है, जो कि जुमिंग से कहती है कि तुम्हें मेरे साथ ली फैमिली के कोर रॉयल के अंदर चलना पड़ेगा। इसके बाद हम लोग जुमिंग को ली फैमिली के कोर्ट रॉयल के अंदर देखते हैं, जहाँ पे अब गद्दे के ऊपर एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। जुमिंग नैन से इसके बारे में पूछता है, तो नैन आगे से बताती है कि ये बूढ़ी औरत ली क्लैन की ग्रैंड मदर है। हालांकि ये पब्लिक अफेयर्स के बीच में उंगली तो नहीं करती हैं, लेकिन ली यंग अब पूरी तरीके से डिबॉलिश हो चुका है, इसलिए अब इन्हें दोबारा सिचुएशन के ऊपर चार्ज करने के लिए वापस आना पड़ा है। जिसके बाद जुमिंग की नजर टीचर डुवान के ऊपर पड़ती है, और उनकी भी तबीयत ठीक ठाक हो गई थी। जिसके बाद ग्रैंड मदर इन लोगों से कहती है कि यूनसी लॉन्ग जॉर्ज के लिए निकल गई है, और रही बात ड्रैगन सिटी के लोगों के लिए, तो फिर मैं तुम सभी लोगों को यहाँ पे एक मैसेज देना चाहती हूँ। कल कई सारे ड्रैगन मास्टर और कई सारे डिवाइन मॉर्टल्स एक झटके के अंदर डिस्ट्रॉय हो गए। जोंग पैलेस मिट चुका ही था, लेकिन साथ ही में लिंगसाओ सिटी के स्टेट की जो वेस्टर्न सिटीज थी, जो 6 थी, वो भी डिस्ट्रॉय हो गई हैं। इस पे जानन आगे से कहता है कि ये काम किसी पावरफुल इंसान का होना चाहिए, जो कि मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट से होगा। इस पे कोई बंदा आगे से कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि वो किस फंक्शन से होंगे, उनके पास कितने किंग लेवल और उससे हाई लेवल के एक्सपर्ट्स होंगे। इसके बाद डुवान के फादर शायद वो आगे से कहते हैं कि वो सिर्फ एक बंदा था जो पर्पल ड्रैगन को राइड करता है। इस पे सभी लोग उसे कहते हैं कि टीचर डुवान आप सच सच बताइए, ऐसा कैसे हो सकता है। जोंग पैलेस जहाँ पे 2 किंग लेवल के बंदे थे और 2 एल्डर थे, और साथ ही में वहाँ पे पैलेस का लॉर्ड भी था जो खुद एक मोनार्क लेवल पे था, वो सभी सिर्फ एक पर्सन के हाथों डिस्ट्रॉय हो गए। कहीं आप मजाक तो नहीं कर रहे हैं। और सभी लोग आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि अगर उस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के बंदे के पास सिर्फ इतनी पावर है, तो फिर सोचो उस कॉन्टिनेंट पे जितने लोग हैं उनके पास कितनी पावर होगी। हमारे पास जीतने के चांस ही नहीं है। इसके बाद जुमिंग हम लोगों को बताता है कि ये ड्रैगन एकेडमी के डायरेक्टर है, जो कि डुवान के ही फादर है। तभी इन लोगों को बाहर से आवाज आती है, जो कि चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि इस सिटी का इंचार्ज कौन है, जल्दी से बाहर आओ। तो फिर यूनजी फाइट करने के लिए रेडी हो जाती है, और ये अपने पास से ब्रश बाहर निकाल लेती है। शायद से इसकी यही एबिलिटी है कि ये पेंटिंग करके उन्हें जिंदा कर देती है। जिसके बाद ये लोग बाहर जाते हैं, तो फिर इन्हें सिटी गेट के ऊपर ही पर्पल कलर का ड्रैगन दिखाई देता है। साथ ही में वहाँ पे 2 लोग और थे। वहीं पे जुमिंग उन्हें देख के कहता है, वाह क्या इत्तेफाक है। नैनो लोगों से कहती है कि मैं इस सिटी के रूलर हूँ, तुम लोगों को क्या चाहिए। वो लोग नैन से पूछते हैं कि ये पूरी जगह एक सेक्ट है, तो नैन आगे से बताती है, नहीं हम लोग सिटी स्टेट के क्लैन में रहते हैं। वही इंडिया वाले सिस्टम की तरह हर एक इलाके के लिए एक अलग नेता है। तो फिर लोग नैन को कुछ ज्यादा सीरियस लेते नहीं है, और उससे कहते हैं कि थोड़ा सा बिहेव करो अगर तुम क्लैन नहीं हो। जिससे नैन अपने मन के अंदर सोचती है कि इसका क्या मतलब है, क्या ये लोग हमें यहाँ पर डिस्ट्रॉय करने के लिए आए हैं। तो फिर ये बंदा आगे से थोड़ा सा चिढ़ते और अकड़ते हुए कहता है कि तुम लोग बस छोटे से क्लैन हो जिनके पास सिर्फ थोड़े बहुत रिसोर्स हैं। मैंने जितना सोचा था ये उसे कहीं ज्यादा घटिया है। जिसके बाद वो पीछे मुड़ के अपनी मैजेस्टी से कहता है कि हमें यहाँ से निकल लेना चाहिए, लेकिन वो उसे ठंड रखने
रखने को कहती है तो ये बंदा आगे से कहता है कैसी बात करती है, सिटी के पास तो रिसोर्स ही नहीं है, हमें यहाँ पे रुकने की कोई जरूरत नहीं है। तो फिर ये लड़की सामने मुड़ती है और जुमिंग का नाम लेके उसे बुलाती है। इस पे जुमिंग आगे से कहता है लग गए, और वो आगे से कहता है क्या चाहिए भाई। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये जुमिंग की आंटी है, और जुमिंग आगे से ग्रीट करते हुए कहता है आंटी जूहन आपका स्वागत है इस बेकार सी जगह पे। आंटी जू जुमिंग से कहती है कि अगर तुम मरे नहीं थे तो फिर तुम्हें वापस आ जाना चाहिए था और अपने बारे में रिपोर्ट करनी चाहिए थी। जुमिंग आगे से कहता है कि वो चाहता तो था लेकिन उसे पता ही नहीं था कि वापस कैसे आया जाए। इसके बाद जुमिंग अपनी आंटी से कहता है कि उसकी खातिर क्या वो इस जगह को यहाँ पे छोड़ के जा सकती हैं और वह रुकवा सकती हैं। कई सारी सिटीज इसी चक्कर में डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं और कई सारे मासूम लोग मारे जा रहे हैं। इस पे आंटी जुमिंग से कहती है कि इस वॉर का मुझसे कोई लेना देना नहीं है, अगर तुम बीच में उंगल करना चाहते हो तो फिर तुम लॉर्ड से खुद बात कर सकते हो, आ जाओ हमारे साथ। लेकिन जुमिंग आंटी को बताता है कि अब वो एक सॉर्ड कल्टीवेटर नहीं है बल्कि ड्रैगन मास्टर बन गया है, जिससे आंटी काफी ज्यादा निराश होते हैं क्योंकि ड्रैगन मास्टर सॉर्ड कल्टीवेटर के मुकाबले में काफी कम कमजोर होता है। जिसके बाद वो जुमिंग से कहते हैं कि चलो इस बात को जाने दो कि तुम्हारे बगल में खड़ी हुई तुम्हारी बीवी है और क्या तुम्हारे बच्चे भी हैं। जुमिंग आगे से बताता है नहीं, वो अभी शादीशुदा नहीं है और ये उसकी अनमैरिड वाइफ की बहन है। आंटी उससे कहती है ये सब चलो छोड़ो, तुम अपनी वाइफ को लेके वापस हमारी दुनिया के अंदर चले आओ, और अगर वो तुम्हारी डिवाइन स्पिरिट से प्रेग्नेंट हो जाती है तो इससे कई सारे लोगों को निराशा नहीं होगी। इससे जुमिंग काफी ज्यादा हैरान होता है कि ये लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं, साला मैंने अभी तक जवानी भी नहीं गुजारी है अपनी और ये पहले ही बाप बनाए दे रहे हैं। आंटी वहां से जाते हुए कहते हैं कि तुम्हारे फैमिली रिमार्क की वजह से कोई भी सिचुएशन का फायदा नहीं उठा पाएगा और कोई भी इनोसेंट मरेगा नहीं, लेकिन बैटल जो लैंड के लिए हो रहा है उस पे मेरा कोई भी जोर नहीं है, वो सिर्फ भगवान भरोसे है। खैर आंटी के बगल में जो लौंडा था वो जुमिंग से कहता है कि अगर तुम ड्रैगन मास्टर हो तो फिर क्या हम एक साथ फाइट कर सकते हैं। जीटिंग कॉन्टिनेंट के ऊपर ज्यादा ड्रैगन मास्टर नहीं होते हैं, जिसके लिए जुमिंग मान जाता है। इसके बाद वो आंटी से पूछता है कि ये जुमिंग वही बंदा है ना जो कि कॉन्टिनेंट के ऊपर बहुत ज्यादा टैलेंटेड हुआ करता था शॉर्ट्समैन के मामले पे, जिसने 15 की उम्र में पूरी यंग जनरेशन को हरा दिया था। जिसपे आंटी उससे कहती है तुमने सुना ना, अब वो एक ड्रैगन मास्टर बन गया है तो फिर इसका कोई भी लेना देना नहीं है। जिसपे वो बंदा आगे से कहता है क्या फर्क पड़ता है, उसका चेहरा अभी भी उतना ही डरावना है जितना पहले हुआ करता था। जिसके बाद हम लोग नैन को देखते हैं जो जुमिंग से पूछती है कि कुछ तो एक्सप्लेन करो, तो जुमिंग आगे से बताता है तुम्हें पता ही है कि मैं कहाँ से हूँ और वो औरत मेरी आंटी है, उनके अभी के एक्सप्रेशन में मत जाओ, वो सच में काफी ज्यादा अच्छी इंसान है। वहीं पे डुवान के फादर जुमिंग से कहते हैं कि तुम जरूर जू सेक्टर से होगे और तुम्हारी फैमिली के पास एक्सीलेंट आर्टिस्ट होते हैं जो आर्मर वर्म बनाने के मामले में काफी बेहतर है। इसके बाद जुमिंग दोबारा बताता है कि वो कैसे अर्थ के अंदर आया और मैं फालतू चीजें एक्सप्लेन नहीं करूंगा, नहीं तो ये लोग बिल्डअप पे बहुत ज्यादा टाइम लेंगे, क्योंकि डुवान के फादर भी जुमिंग के तरीके ही इस वर्ल्ड के अंदर आए थे और उन्हें अभी तक नहीं पता चला है कि वापस कैसे जाया जाए। इसलिए जुमिंग उन्हें कंफर्ट करने के लिए बताता है कि अभी भी यहाँ पे एक तरीका है जिससे आप लोग वापस जा सकते हैं, लेकिन फायदा क्या है, आप दोनों तो काफी ज्यादा बड़े हो गए हैं और आपकी बेटी भी। उसी टाइम पे दादी अम्मा उन दोनों से ही कहती है कि तुम लोग बाद में बातें कर लेना, लेकिन हम लोगों को पहले जीटिंग कॉन्टिनेंट के बारे में बताओ। तो फिर डुवान के फादर इन लोगों को जीटिंग कॉन्टिनेंट के बारे में बताते हैं कि वहाँ पे सबसे ऊपर इंपीरियल डायनेस्टी कोर्ट है, वहाँ पे और भी कई सारे कॉन्टिनेंट है और साथ ही में कुछ कंट्रीज भी, और वो सभी सिर्फ स्ट्रेंथ के ऊपर ही डिपेंड करते हैं, जो ज्यादा ताकतवर उसे ज्यादा इज्जत। हालांकि इसके बावजूद वहाँ पे डायनेस्टी ने अपने अपने रूल बना रखे हैं कि कोई भी आपस में फालतू में नहीं भिड़ेगा, और एडिशन में वहाँ पे कुछ और भी पावर्स है जैसे की सेक्ट है, क्लैंस है, ड्रैगन पैलेस है, चर्च है, अकेडमी है, लेकिन ये कभी भी एक दूसरे के साथ वॉर में उंगली नहीं करते हैं। इस पे नैन क्लैन का एक बंदा आगे से पूछता है कि क्लैन, सेक्ट, ड्रैगन पैलेस एंड चर्च अकेडमी, दूसरे शब्दों में ये 4 अदर पावर्स हैं जो इंपीरियल कोड के अंदर रहते हैं और अकेडमी के लिए हमारे साथ कम्पीट कर सकते हैं। जिसपे डुवान के फादर आगे से कहते हैं कि ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि इनकी छोटी ब्रांच भी हमारे ड्रैगन टेमिक अकेडमी को निपटा सकते हैं। हम लोग उनकी आंखों में सिर्फ रिसोर्स के अलावा और कुछ भी नहीं है, जो बैकवर्ड क्लास है वो हमें बस छोटी बहुत आर्मी से ही क्रश करके रख सकते हैं। जिसपे ग्रैंड मदर डुवान से पूछती है कि अगर हम लोग यहाँ पे सरेंडर कर दे तो फिर क्या हम लोग बच जाएंगे। जिसपे डुवान के फादर आगे से बताते हैं बिल्कुल भी नहीं, जीटिंग कॉन्टिनेंट के अंदर स्लेवरी बहुत ही ज्यादा कॉमन है और अगर किसी लैंड के ऊपर वो लोग कब्जा कर देते हैं तो फिर उसके अंदर जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों को गुलाम बना लिया जाता है और उनके पास कोई भी रूल नहीं होता है और न ही डायनेस्टी उनके लिए कोई नियम वियम नहीं बनाती है। बाकी जिंदा मरना तो एक पल की ही गुजारिश है, जब चाहे तब मर जाओ। जैसे ग्रैंड मदर बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है क्योंकि अब वो लोग क्या करेंगे, चाहे वो इस तरफ जाए चाहे वो उस तरफ जाए, मरना तो इनका तय ही है। डुवान के फादर आगे से कहते हैं कि वॉर को रोका नहीं जा सकता है, ली युनजी पहले ही अपने सभी ट्रूप्स को चारों सिटी के अंदर फैला चुकी है जो बॉर्डर पे एक साथ फाइट कर रहे हैं। जब तक कोई मेजर पावर हम लोगों के ऊपर हमला नहीं करती है तब तक हम लोग फिर भी स्टेट आर्मी को रजिस्टर कर सकते हैं। इस पे ग्रैंड मदर आगे से कहते हैं कि युनजी को इस बारे में पहले से ही पता था, इसीलिए वो कह रहे थे कि हम लोगों को एक कंट्री बना लेनी चाहिए। इस पे ये सभी आगे से चिल्लाते हुए कहते हैं कि हम लोग शुरुआत से ही युनजी को गलत समझ रहे थे और इन सभी लोगों की फटी जा रही थी। उसी टाइम में जुमिंग इन लोगों से कहता है कि उनके पास अभी भी कुछ रास्ते हैं जिससे वो लोग अटैकिंग को यहाँ पे अवॉइड कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे
थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ। ज़ूमिंग इन लोगों को अपना प्लान बताता है क्योंकि ज़ूमिंग का क्लैन वहाँ की मेजर पावर्स में से एक है, इसीलिए वो लोग इन लोगों के लैंड को ज़ूमिंग के क्लैन का हिस्सा बता सकते हैं, जिससे इन लोगों के लैंड ज़ूमिंग के क्लैन के अंदर आ जाएंगे। वहीं पे डुआन के फादर आगे से कहते हैं कि वो भी जीटिंग कॉन्टिनेंट की ड्रैगन ट्रेनिंग अकेडमी के पास जाएंगे क्योंकि वो पहले वहीं से थे, तो वो उन लोगों का सपोर्ट जीत सकते हैं। और घंटों की बातों का बस यही 2 मिनट के अंदर सार निकल आता है। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि नैन ज़ूमिंग को अपने एक स्पेशल जगह पे लेके जाती है जो कि नैन क्लैन के लिए बहुत ही ज्यादा कीमती है, क्योंकि इस जंगल के अंदर है वुड स्प्रिट आल्टर, क्योंकि इसको चढ़ावा देने से ये थोड़े बहुत रिसोर्स देता है जो कि डिवाइन वुड ग्रीन होली ड्रैगन के लिए बहुत ही ज्यादा कीमती होता है। ये लोग यहाँ पे इस पेड़ को थोड़ी बहुत ऑफरिंग देते हैं, जिसके बदले में ये 10 साल पुराना एसेंस देता है जो कि 100 साल के एसेंस के बराबर ही होगा। वहीं पे नैन फैमिली के कुछ लोगों की बुंड पड़ी हुई थी क्योंकि वो अपने फैमिली के इतने महंगे रिसोर्स को ज़ूमिंग को नहीं देना चाहते थे, लेकिन इनके पास चारा भी तो नहीं था ज़ूमिंग के अलावा किसी और को देने का, क्योंकि इनके सेक्ट के लगे पड़े थे देंगे नहीं तो मारे जाएंगे, और ऊपर से नैन इन्हें घूर रही थी, इसलिए ज़ूमिंग को ये सभी रिसोर्स मिल जाते हैं और ज़ूमिंग इन सभी रिसोर्सेज की मदद से यहाँ पे अपने ड्रैगन्स को बहुत ही जल्दी अपने एडवांस लेवल पे जाने के लिए मजबूर कर सकता है। जिसके बाद ये लोग यहाँ पे अपने ड्रैगन को समन करते हैं और जीटिंग कॉन्टिनेंट के लिए जाने लगते हैं, लेकिन उसके लिए इन लोगों को यहाँ पे एक लावा की नदी को पार करना था और उस नदी को पार करने के लिए इन लोगों को यहाँ पे इस बंदे से लड़ना था। ये बंदा उन लोगों से कहता है कि तुम भी लोग यहाँ पे जीटिंग कॉन्टिनेंट जाना चाहते हो तो फिर तुम लोगों को मुझसे लड़ना पड़ेगा, अगर हारे जाते हो तो तुम्हारा हाल भी इन लोगों की तरह होगा। वहीं पे डुआन ज़ूमिंग से पूछते हैं कि क्या तुम्हें सच में जीटिंग कॉन्टिनेंट जानना है, कहीं तुम्हारा मन तो नहीं बदल रहा। ज़ूमिंग आगे से कहता है ना, मुझे तो जाना है, आपके बारे में क्या। तो डुआन के फादर आगे से कहते हैं मुझे भी जाना है, जिसके बाद वो अपने पास से अपने अज़ूर ड्रैगन को समन करते हैं और बेशक ये इस बंदे से तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग थे तो इसकी पैंट फट जाती है और ये आगे से माफी मांगते हुए कहता है कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। इसके बाद ये लोग लावा की नदी को पार करते हैं तो फिर सामने जाते हैं तो फिर इन्हें बहुत बड़ा रेगिस्तान दिखाई देता है और यहीं से ही डुआन और उसकी फैमिली अलग हो जाती है क्योंकि वो लोग ड्रैगन टेमिंग अकेडमी जाने वाले हैं जो जीटिंग कॉन्टिनेंट के अंदर है और ये लोग उनसे सपोर्ट मांगेंगे। वहीं पे ज़ूमिंग वाली टीम ज़ूक्लैन जाने वाली है ताकि ज़ूमिंग वहाँ पे सपोर्ट मांग सके। ज़ूक्लैन जाने के लिए इन लोगों को सिन सिटी से होते हुए गुजरना पड़ता है। अब सिन सिटी नाम से ही पता चल रहा है पापों की नगरी। उसी टाइम पे फैंग की नजर क्रिस्टल्स के ऊपर पड़ जाती है। फैंग उन लोगों से रेट पूछती है तो ये लोग कहते हैं 100 गोल्डन पियरल। फैंग उन लोगों से कहती है डिस्काउंट दे दो, तो ये लोग नैन और फैंग की तरफ इशारा करते हुए कहते हैं 2 रातें बिताओ फ्री में दे देंगे। तो नैन लोगों से कहती है अभी बिताती हूँ, जिसके बाद वो फंदा निकालती है और इन्हें लटका देती है। तो इनकी बुंड फटी और ये आगे से फ्री में ही दे देते हैं और बदले में इन लोगों को सिर्फ 1 गोल्डन पियरल मिलता है। इसके बाद बेचारे रोते हुए कहते हैं हम तो लुट गए यार। जिसके बाद वो लोग और चलते हुए जा रहे थे तो फिर इन्हें रिसोर्स दिखाई देते हैं, लेकिन वो काफी ज्यादा महंगे थे। लेकिन तभी इन लोगों की नजर द ड्रैगन सोल पियरल के ऊपर पड़ जाती है तो इनका लालच बाहर आ जाता है और ये सभी ये लोग खरीद लेते हैं। जिसके बाद लोग सिन सिटी के जंगल वाले इलाके में आ जाते हैं जहाँ पे इन लोगों के ऊपर ये लुटेरे अटैक कर देते हैं। ये कहते हुए ये लड़कियां मस्त हैं, 2 रातें बिताओ हम फ्री में जाने देंगे। वहीं पे ये लोग वही थे जिन लोगों को अभी लूटा गया था। वहीं पे ज़ूमिंग की मदद करने से साफ मना कर देती है, ये कहते हुए कि तुम्हें इनसे निपटो। तो फिर ज़ूमिंग वहाँ पे क्रोकोडाइल को बाहर निकालता है जो कि अब पहले से और भी ज्यादा बड़ा हो गया था और साथ ही में इसके पास थंडर एबिलिटी भी आ गई थी जो उसकी ब्लड लाइन की थी। क्रोकोडाइल बाहर निकलते ही उनके ड्रैगन के ऊपर एक ही बार में अटैक करता है और वो बेचारा एक झटके के अंदर ही मारा जाता है। ज़ूमिंग आगे से बताता है कि इसने थंडर ड्रैगन के सोल पियरल को एब्जॉर्ब कर लिया है, इसलिए इसने थंडर पावर्स को अवेकन किया है। इसके बाद इन लोगों की फटी तो ये लोग यहाँ से भागने लगते हैं, ये कहते हुए भागो रे। तो फिर ज़ूमिंग वहाँ पे किंग्जो को समन करता है जो कि इन लोगों के ऊपर बेलों से अटैक करता है और इन्हें जमीन के अंदर गाड़ देता है। ये लोग आगे से ज़ूमिंग से कहते हैं जो चाहिए वो ले लो, हम लोगों को बख्श दो। लेकिन ज़ूमिंग उन लोगों से कहता है कि तुम लोगों को 2 रातें बितानी थी ना, यहाँ से सीधा नरक जाओ और चित्रगुप्त जी से ये वाली बात के ना वो लोग तुम्हारे कानों के अंदर गर्म तेल डालेंगे। इसके बाद वो इनको सरों को फोड़ के इन्हें भाई मार देता है। इनके सर भाई अनार की तरह फूटते हैं और खून ज्वाला की तरह निकलता है। जिसके बाद यहाँ पे कुछ सॉर्ड सेक्ट की तरफ से आते हैं जहाँ से ज़ूमिंग ग्रेजुएट हुआ था और ये लोग इनसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने सारे मासूम लोगों को मारने की, सालों आंखों में गांजे का धुआं लिया है क्या, दिखाई नहीं दे रहा कि कौन किसे लूट रहा था। फैंग ज़ूमिंग से पूछते हैं क्या तुम इन लोगों को जानते हो, तो ज़ूमिंग आगे से बताता है कि मैं भी इन्हीं की तरह साउथ माउंटेन सेक्ट से ग्रेजुएट हुआ हूँ। इन लोगों के जो माउंटेन सेक्ट है वहाँ पे जो हाई रैंक का स्वॉर्डमैन है वो मेरे लिए ग्रैंडफादर की तरह ही है। सोचा भी नहीं था कि इन बेवकूफों से यहाँ से मुलाकात होगी। हालांकि ये लोग ज़ूमिंग को बिल्कुल भी नहीं पहचानते हैं और उससे कहते हैं कि तुम एक घटिया आदमी हो। ज़ूमिंग उन लोगों से कहता है मैं सच में डिसेबल हूँ यार, लेकिन ये लोग मानने को राजी ना थे। वहीं पे एक बंदी क्रोकोडाइल की तरफ शॉट करके कहती है कि अगर तुम लोगों ने हमारा कहना नहीं माना तो हम लोग तुम्हारे ड्रैगन को मार देंगे। वो ड्रैगन ना क्रोकोडाइल है, तुमसे 2 दुगुना बड़ा और वजन में 4 गुना, तुम्हारे ऊपर बैठ जाएगा तो वो चटनी बन जाएगी। खैर ज़ूमिंग को ये बात पसंद नहीं आती है, जिसके बाद वो बाइकी को बाहर निकालता है और बाइकी आइस एबिलिटी का यूज करते हुए इन्हें जमा ही देता है, ये कहते हुए कि मुझे माउंटेन शॉर्ट सेक्ट के बारे में पता है तो फिर मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं है, तुम लोग यहाँ पे आराम से बात
करो। जिसके बाद अगला सीन स्वॉर्ड माउंटेन सेक्ट के एंट्रेंस का होता है, जहाँ पे वो लोग जुमिंग को आगे जाने नहीं दे रहे थे, ये कहते हुए कि पहले प्रूव करो कि तुम उसे जानते हो। जुमिंग यहाँ पे अपनी जूनियर सिस्टर जिसका नाम मियाओ था उसे मैसेज भिजवाने के लिए इन लोगों से कह रहा था, लेकिन ये लोग मान ही नहीं रहे थे। तो फिर जुमिंग इन लोगों को यहाँ पे उसके घर का नक्शा बता देता है, यहाँ तक कि ये भी बता देता है कि नीचे एक टनल भी है, लेकिन ये लोग फिर भी नहीं मानते। फ्रैंक जुमिंग से पूछती है कि ये लोग तुम्हें पहचान क्यों नहीं रहे हैं, तो जुमिंग आगे से बताता है कि मैं 15 साल का था तब यहाँ से ग्रेजुएट हुआ होऊंगा, तब ये साले डायपर में हकते होंगे। जिसके बाद यहाँ पे माहौल गर्म हो ही रहा था और ये लोग जुमिंग के ऊपर हमला करने ही वाले थे कि उससे पहले ही यहाँ पे मियाओ आ जाती है, जो कि माउंटेन स्वॉर्ड्समैन सेक्ट की सीनियर डिसेबल है, और वो जुमिंग को देखते ही पहचान जाती है और इसका भी दिल जुमिंग के लिए धड़क रहा है, इसलिए सीधा नैन की तरफ देख के जुमिंग से पूछती है कि ये औरत कौन है। तो फिर फ्रैंक तो अपने बारे में बता देती है कि वो जुमिंग की मेड है इतनी समय। तो फिर मियाओ नैन से पूछती है कि तुम कौन हो। तो फिर नैन आगे से नौटंकी करते हुए जुमिंग से कहती है कि तुम इसे बता क्यों नहीं देते कि मैं कौन हूँ, भूल गए वो रात जब हम दोनों एक साथ सो रहे थे। इससे मियाओ का दिल टूट जाता है और वो कहती है कि ग्रैंडफादर मुझसे चिल्ला चिल्ला के कह रहे थे कि तुम मारे जा चुके हो और तुम लौट के वापस नहीं आओगे, लेकिन तुम लौट के आए तो फिर एक दूसरी औरत के साथ में। तो फिर जुमिंग नैन से दूर हटते हुए कहता है मियाओ तुम इसे सीरियस ना लो, मुझे ग्रैंडफादर को कुछ इंपॉर्टेंट बात बतानी है। लेकिन मियाओ इस बात को सीरियस ले चुकी थी और वो जुमिंग से कहती है कि मैं तुम्हारी मिस्ट्रेस बनने को भी राजी हूँ। बोले तो बाहर वाली वहीं पे इन लोगों की आंखों से आंसू आ जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारी जीनियर सिस्टर जिसको हम लोग गॉडेस मानते थे वो किसी के लिए गली का कचड़ा बनने को भी रेडी है, साला ये दिन देखने से पहले आंसू क्यों नहीं आ गए। तो फिर जुमिंग मियाओ को सुख से की आंसू देता है, ये कहते हुए कि हम लोग कपल नहीं है, ये बस तुम्हारी फिरकी ले रही थी। तो फिर मियाओ खुश होकर कहती है कि तुम लोग कपल नहीं हो। जुमिंग कहता है नहीं भाई, लिख के दूं क्या। तो फिर मियाओ जुमिंग के साथ चिपकते हुए कहती है कि चलो फिर हम लोग चलते हैं ग्रैंडफादर से मिलने के लिए। इसके बाद वो लोग एक साथ जाने लगते हैं, वहीं पे इन लौंडों की शॉट नीचे गिर जाती है और इनकी आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। मैं भाई ये लिख के देता हूँ, ये लोग घर पे जाके सीधा हाथों की नस काटेंगे आज। इसके बाद हम लोग उस ग्रैंडफादर को देखते हैं जिसके बारे में मियाओ और जुमिंग बात कर रहे थे। वहीं पे इनकी नजर जैसे ही जुमिंग के ऊपर पड़ती है तो ये डर के मारे चौंक जाते हैं और चिल्लाते हुए कहते हैं कि ये जुमिंग का भूत है, कोई नमक ला के इसके ऊपर डालो। तो जुमिंग आगे से बताता है दादा थोड़ा शांत रखो, मैं अभी भी जिंदा हूँ और मैं सीधा लीचुआन से आपसे मिलने के लिए आया हूँ। तो वो जुमिंग को जाके चेक करते हैं और उससे कहते हैं कि अरे वाह तुम तो जिंदा हो, लेकिन तुम्हारे अंदर से स्वॉर्ड कल्टीवेशन वो गायब भी हो चुकी है और तुम्हारे अंदर से ड्रैगन मास्टर की महक आ रही है। तो जुमिंग आगे से बताता है वो महक नहीं, मैं असल में ड्रैगन मास्टर ही बन चुका हूँ। इसके बाद जुमिंग यहाँ पे मुद्दे की बात रखता है कि वो यहाँ पे लीचुआन को प्रोटेक्ट करने के लिए आया है ताकि बाकी फोर्सेस उसके ऊपर एक साथ अटैक न करें। इसलिए जुमिंग ग्रैंडफादर से कहता है कि आप क्या कुछ स्ट्रॉन्ग फाइटर्स को वहाँ पे भेज सकते हैं ताकि वो सिटी को प्रोटेक्ट कर सके। इसके बाद ग्रैंडफादर मियाओ की तरफ मुड़ते हैं और उसे कहते हैं जाके सीनियर गुटांग को बता दो कि अगर वो एंसेस्ट्रल ड्रैगन सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं तो फिर जुमिंग उन्हें एक हॉविंग सॉर्ड देगा। वहीं पे जुमिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है कि गुटेंग के साथ में उसे सिडनी की ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मियाओ आगे से कहती है कि वो ये वाली बात कह तो देगी, लेकिन उन लोगों को शायद ये याद नहीं है कि उनकी हॉविंग सॉर्ड पहले ही अबैंडन सॉर्ड फॉरेस्ट के अंदर खो चुकी है और उन लोगों के पास और ज्यादा सॉर्ड नहीं है। लेकिन ग्रैंडफादर आगे से बताते हैं कि तुम्हें सॉर्ड के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, हमारा जो लिंगजू क्लैन से है और वो लोग आसानी के साथ एक सॉर्ड बना सकते हैं। जिससे मियाओ को याद आता है कि ये तो वो भूल ही गई थी कि उनका क्लैन के अंदर यही उनका काम है कि वो लोग यहाँ पे वेपन्स को प्रोड्यूस करते हैं। इसलिए वो जल्दी से चली जाती है गुटेंग को इस बारे में बताने के लिए। साथ में ग्रैंडफादर यहाँ पे जानबूझ के फैंग और नैन को भी मियाओ के साथ भेज देते हैं किसी काम से। जिसके बाद वो जुमिंग से कहते हैं कि यार तुम्हारे टेस्ट को मानना पड़ेगा, जो औरतें लेके आए हो एक नंबर की हैं वो। जुमिंग आगे से कहता है थोड़ा उम्र का लिहाज दीजिए, और वैसे वो मेरी कोई बीवी नहीं है, उनमें से एक मेरी बेड है और दूसरी मेरी बीवी की बहन है। मास्टर उससे कहते हैं कि चलो ये बात छोड़ो, तुमने जिस नैन के बारे में बताया मुझे उसके अंदर से एक ड्रैगन मास्टर की बू आ रही है, तुम्हें अपने लिए कोई ऐसी लड़की ढूंढनी चाहिए जो डेमी गॉड हो, वो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती है। जुमिंग आगे से बताता है कि वो डेमी गॉड ही है, लेकिन ग्रैंडफादर आगे से कहते हैं नहीं, मुझे उसके अंदर से ड्रैगन मास्टर की भी खुशबू आ रही है। जुमिंग आगे से कहता है कि ऐसा हो सकता है कि उसके पास दोनों एबिलिटीज हो कि वो डेमी गॉड भी हो और ड्रैगन मास्टर भी हो। जिसपे ग्रैंडफादर अपने कदम पीछे ले लेते हैं, ये कहते हैं कि अब तुम ये खुद पता लगाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जुमिंग भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है। लेकिन ग्रैंडफादर उससे कहते हैं कि ये सब छोड़ो, तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो, मैंने हाल ही में सुना है कि अबैंडन्ड सॉर्ड फॉरेस्ट के अंदर एक भूत देखा गया है। साला मैं जब भी वहाँ पे जाता हूँ तो वो छुप जाता है, तो फिर क्या तुम मेरे लिए उस जगह को चेक कर सकते हो, और वैसे भी तुम उस जगह को मेरे से बेहतर जानते हो। जिसके लिए जुमिंग मान जाता है और वो तुरंत यहाँ से निकल लेता है। इसके बाद हम लोग जुमिंग को अबैंडन्ड सॉर्ड फॉरेस्ट के अंदर देखते हैं, जहाँ पे जमीन के अंदर पेड़ नहीं सॉर्डें गड़ी हुई थी। जुमिंग जब इस जगह पे आता है तो फिर उसे बचपन के फ्लैशबैक आने लगते हैं। हम लोग देखते हैं कि जुमिंग को शुरुआत से ही स्वॉर्डमैन बनने की ट्रेनिंग दी जा रही थी और उसकी ट्रेनिंग सच में बहुत ही ज्यादा कठिन थी। आंटोजो जुमिंग से कहती है कि जब तक तुम इस जगह से सारी शॉट्स को बाहर निकाल नहीं लेते हो तब तक तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दिया जाएगा। और साथ ही में जुमिंग को हर एक शॉट को बाहर निकालने के बाद उसे आसमान में स्विंग भी करना था। भाई जुमिंग
जुमिंग की पैंट फट के हाथ में आ जाती है, तब वो कहीं जाके इन सभी शॉट्स को बाहर निकाल के कंप्लीट कर पाता है और उसके हाथों से खून बहने लगता है। इसके बाद जुमिंग आगे से कहता है कि यहाँ की सभी शॉट्स मुझसे ही पूरी हुई हैं और उनके ऊपर मेरी खून की महक है। इसके बाद जुमिंग उन सभी शॉट्स से कहता है कि इतना टाइम भी नहीं हुआ है, सामने आ जाओ। तो फिर वहाँ की सभी शॉट्स जाग उठती हैं और उनके अंदर से आग निकलने लगती है। जिसके बाद वो सभी शॉट्स जमीन से बाहर निकलती हैं और जुमिंग की तरफ आगे बढ़ने लगती हैं। लेकिन वो शॉट्स जुमिंग के ऊपर हमला नहीं करती हैं, बल्कि इर्द गिर्द घूमने लगती हैं और एक एक करके बाकी शॉट्स को डिस्ट्रॉय करने लगती हैं। और इसी के साथ वहाँ पे तगड़े धमाके होने लगते हैं और जब जुमिंग अपनी आंखें खोलता है तो फिर उसे सामने एक शॉट दिखाई देती है जिसके अंदर से ड्रैगन स्पिरिट निकल रही थी। वहीं पे वो ड्रैगन स्पिरिट जुमिंग के ऊपर हमला कर देती है और वो शॉट सीधा जुमिंग के ऊपर हमला कर देती है, लेकिन वो जुमिंग के दिमाग के अंदर घुसने से पहले ही रुक जाती है। इसके बाद वो धीरे धीरे करके पीछे हटने लगती है और जुमिंग के साथ सोल कॉन्ट्रैक्ट करने लगती है। वहीं पे जुमिंग को पता चलता है कि इस शॉट के पास ड्रैगन ऑरा है। जुमिंग हम लोगों को बताता है कि इस जगह के जितने भी शॉट्स हैं वो सभी एक के अंदर मर्ज हो गई हैं और उन सभी शॉट्स का ऑरा एक शॉट के अंदर कंबाइंड हो गया है। इसके बाद जुमिंग उसे होल्ड करता है और वो कहता है, मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं एक शॉट को दोबारा इस्तेमाल करूंगा, लेकिन ऐसा लगता है कि करना पड़ेगा। जब जुमिंग उस शॉट को पकड़ता है तो फिर उसे महसूस होता है कि शॉट के अंदर इतना ज्यादा ऑरा है कि उसे यहाँ पे दोबारा ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं है और वह इस शॉट के साथ बड़ी आसानी से ही किसी शॉट कल्टीवेटर को हरा सकता है। जुमिंग अपने मन के अंदर सोचता है कि मैंने जो समय शॉट्स के साथ बिताया है उसे देख के मुझे बस एक ही बात याद आती है कि वो समय बहुत ही ज्यादा सुहावना था, इसलिए जुमिंग इस शॉट का नाम मोजी रखता है। जिसके बाद अगला सीन माउंटेन शॉट सेक्टर का होता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मियाओ ने नैन को डुअल के लिए चैलेंज किया था, ये चेक करने के लिए कि नैन जुमिंग के कंपोनियन बनने के लिए काबिल है या नहीं। जिसके बाद मियाओ नैन के ऊपर अपनी शॉट से हमला कर देती है तो नैन अपनी एबिलिटी का यूज करते हुए उसके साइड अटैक को काफी इजीली डॉज कर लेती है। जिसके बाद मियाओ नैन से कहती है, मुझे शुरुआत में लग रहा था कि मुझे होल्ड बैक करना पड़ेगा, कहीं तुम्हें चोट न लग जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि अब मैं पूरी तरीके से पावर को यूज कर सकती हूँ। इसके बाद जुमिंग मोजी को अपने स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर रख लेता है तो हम लोग देखते हैं कि डोमेन के अंदर शॉट बड़े आराम से घूम रही थी। वहीं पे ये तीनों उसे देखते हुए ताली बजा रहे थे। वहीं पे जुमिंग को भी पता चल जाता है कि ये लोग घुल मिल गए हैं। जिसके बाद उसकी नजर नैन और मियाओ के बैटल के ऊपर पड़ती है तो वो उड़ते हुए वहाँ पे पहुंच जाता है, जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मियाओ की हालत खराब हो गई थी और नैन ने उसे बुरी तरीके से हरा दिया था। मियाओ नैन से उसका नाम पूछती है तो नैन अपना नाम बताती है। वहीं पे जब लौंडे नैन की शक्ल देखते हैं तो ये उसके ऊपर बावले हो जाते हैं। वहीं पे मियाओ अपनी हार मान लेती है और वो नैन से कहती है कि अब मैं जुमिंग के ऊपर से अपनी दिल लगी हटा लूंगी। तो नैन उसे कहती है कि इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। मियाओ से पूछती है, क्या तुम्हारा उसके ऊपर दिल नहीं लट्टू है? तो नैन आगे से कहती है कि तुम मुझसे डिटेल पूछ सकते हो, वो युनजी है ना कि मैं। इससे मियाओ हैरान होके यही सोचती है कि अब ये युनजी कौन है भाई, लेकिन जब तक वो लोग जुमिंग से कुछ पूछते उससे पहले ही जुमिंग वहाँ से गायब हो जाता है। वहीं पे फैंग जुमिंग से कहती है कि हम लोग आधी रात में क्यों लौट रहे हैं, साला मेरी नींद खराब हो गई, तुम्हें पता है कि फेस के ऊपर कितना असर पड़ता है, इससे मेरी खूबसूरती चली जाएगी। और एज यू नो यहाँ पे ये लोग दोबारा फालतू की बातें करेंगे और तुम्हें भी पता है कि फालतू की बातें मुझे नहीं भाते, इसलिए बेशक हम लोग इसे स्ट्रेट फॉरवर्ड करेंगे। जुमिंग यहाँ से डायरेक्ट अपने रिसोर्स खरीदना चाहता था और इसके लिए वो डायरेक्ट अपने ज़ूक लैंड के लिए जा रहा है। जिसके कुछ ही देर में ये लोग ज़ूक लैंड में पहुंच जाते हैं और जुमिंग आगे से कहता है, बधाई हो भाई, मैं वापस लौट आया। खैर ये लोग जैसे ही ज़ूक लैंड पहुंचते हैं तो फिर वहाँ पे एक फ्यूनरल चल रहा था। वहीं पे जुमिंग को जैसे ही पता चलता है कि यहाँ पे किसका फ्यूनरल हो रहा है तो फिर उसकी गुद्दी गर्म हो जाती है। हम लोगों को पता चलता है कि यहाँ पे यूसान का फ्यूनरल हो रहा था और उसी के बाद हम लोग उसके पेरेंट्स को देखते हैं। जो बंदा मारा गया था उसका नाम जो टोंग था और वो जुमिंग का दोस्त था और इन लोगों का बेटा जो कि इनका एडॉप्टेड सन था। वहीं पे यूसान ने जो टोंग को मारा था और उनका बाप यहाँ पे आके जो टोंग के पेरेंट्स से कहता है कि मेरे बट्टे की वजह से गलती हो गई, मैंने उसे अच्छे से सिखाया नहीं, उसने फाइट के दौरान में अपने ऊपर से कंट्रोल खो दिया था और इस वजह से जो टोंग की मौत चली गई। मैं उसको यहाँ पे लेके आया हूँ, आप उसके साथ जो चाहे वो कर सकते हैं। वहीं पे इसके पेट जिसका नाम यूसान था उसे घंटा कोई पछतावा नहीं था। तो फिर जुमिंग वहाँ पे किस लिए था, वो सीधा यूसान के पेट के ऊपर एक लात खींच के मारता है जिससे वो उड़ते हुए दूर जाके गिरता है। और जुमिंग उसके बाप से कहता है क्योंकि तुम अपने बेटे को यहाँ पे पछतावा कराने के लिए आए हो तो फिर उसे घुटनों पे बैठ के अच्छे से सिंसियरिटी दिखानी चाहिए। तो फिर यूसान का बाप आगे से अपने ड्रैगन को बाहर निकालता है और वो जुमिंग से कहता है, तू कमीने, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे परेशानी खड़ी करने की। जुमिंग उसके ड्रैगन को देख के कहता है, सॉर्ड स्पिरिट ड्रैगन। इसके बाद वो अपने मौजी सॉर्ड को बाहर निकालता है जिसको हम लोग उसे ड्रैगन सॉर्ड ही कहेंगे क्योंकि मेरी औकात नहीं है मोजी मोजी बार बार कहने की। खैर जुमिंग अपने ड्रैगन सॉर्ड का इस्तेमाल करते हुए ड्रैगन के ऊपर एक खतरनाक स्लॉश मारता है तो फिर उसका हॉर्न टूट जाता है जिससे उस ड्रैगन की फटी और वो दोबारा अपने पोर्टल के अंदर घुस जाता है। जिसके बाद यूसान का बाप जुमिंग से पूछता है कि तुम कौन हो, तो जुमिंग आगे से बताता है, साले कभी सुना नहीं क्या, जुमिंग हूं मैं। तो फिर सभी लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ये तो वही जू टियानगुआंग का बेटा है ना जो कि एक्सट्रीमली एक्सीलेंट सॉर्ड कल्टीवेटर हुआ करता था। र्यूमर तो कहते हैं कि ये तो मारा गया था। वहीं पर तुम लोग जुमिंग के कारनामे सुनो। जुमिंग ने हाल ही में एक गॉड को उंगली की थी जिस वजह से उसने अपनी सारी कल्टीवेशन खो दी, लेकिन इसके बावजूद
उसके अंदर इतना कूदा है कि दोबारा अपनी फैमिली को शकल दिखाने के लिए वापस आ गया। ये नहीं, जब जुमिंग छोटा हुआ करता था तब उसने एक बार एक रॉयल डिसेपल के हाथ ही काट दिए थे। इसलिए बाकी लोगों को पक्का यकीन है कि पर्पल फॉरेस्ट सेक्ट के इस डिसेपल के तो बहुत बुरी तरीके से लगने वाले हैं। वह ज़ोटोंग के पेरेंट्स जुमिंग को देख के काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। तो जुमिंग उन्हें ग्रीट करता है और उन लोगों से पूछता है कि ज़ोटोंग के साथ क्या हुआ था। तो फिर ज़ोटोंग के फादर आगे से बताते हैं कि उसने क्लैन कंपटीशन के अंदर हिस्सा लिया था और वो वहीं पे मारा गया। उसी टाइम पे यूसन आगे से चिल्लाते हुए कहता है, ये तो उसकी किस्मत थी। मैं एक ड्रैगन मास्टर हूँ और तुम्हें पता है कि ड्रैगन से कितने ज्यादा फियर्स होते हैं, यानी कि बौखलाए हुए। लेकिन वो इडियट कुछ ज्यादा ही कमजोर था, इसी वजह से वो मारा गया और ये उसकी किस्मत थी। क्योंकि यूसन के बाप को पता था कि जुमिंग किस हद तक कमीना है और वो कहाँ तक जा सकता है, इसीलिए वो यूसन के ऊपर थप्पड़ मारते हैं और उससे कहते हैं मुंह बंद रखो। इसके बाद वो जुमिंग से कहता है कि मैं इसके बिहाफ पे माफी मांगता हूँ। ये कंपटीशन के दौरान कुछ ज्यादा ही नर्व दिखा रहा था और इसने गलती से ज़ोटोंग को मार दिया। इसका बाप होने के नाते मैं इस बात का प्रमाण लेके आऊंगा और इसके पापों के लिए माफी मांगता हूँ जो इसने ज़ोटोंग के साथ किया है। तो जुमिंग आगे से कहता है ये तो बढ़िया है। जिसके बाद वो यूसन की गर्दन पकड़ता है तो यूसन का बाप आगे से चिल्लाते हुए कहता है कि ये तुम क्या कर रहे हो, मैंने कहा ना कि वो अपने पापों का पश्चाताप करेगा। तो जुमिंग आगे से कहता है कि मैं उसी में मदद कर रहा हूँ। इसके बाद जुमिंग यूसन को उस जगह पे लाके पटक देता है जहाँ पे ज़ोटोंग के लिए प्रार्थना की जा रही थी। जुमिंग यूसन से कहता है कि अपना सर 100 बार जमीन पे पटको और ज़ोटोंग के लिए प्रार्थना करो। जिस पे यूसन जुमिंग से कहता है कि तू बस देख। तो जुमिंग उसके मुंह के ऊपर पैर रखता है और नीचे दबा के कहता है हटो यार साला, जब देखो तब यही बातें, देख वो क्या कर लोगे, घंटा मेरा सारा मेन कैरेक्टर हूँ मैं इस सीरीज का, कैसे न कैसे बच ही जाऊंगा और तू पेला जाएगा। जिसके बाद जुमिंग यूसन का सर जमीन पे धड़ाधड़ पटकवा रहा था। बैंग बैंग की आवाजें आ रही थी और जुमिंग उसे कहता है और तेज। वह पे ये मन के अंदर सोच ही रहा था कि तुम बस इंतजार करो, मैं तुम्हारी मौत को इससे भी बेबदतर करूंगा। वह पे जुमिंग ज़ोटोंग से कहता है कि ये उन्हीं में से एक है ना जिसने तुम्हें मारा है। मैं कुछ दिनों के अंदर कंपटीशन के अंदर जाऊंगा और तुम्हारी मौत का बदला लूंगा। उसी टाइम पे यूसन का बाप वहाँ पे आता है जो कि जुमिंग से कहता है मैंने बोला ना कि मेरे बेटे ने तुम्हारे दोस्तों को गलती से मार दिया था और तुम यहाँ पे खड़े होकर ये कह रहे हो कि तुम हम सभी से बदला लोगे। क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम पर्पल फॉरेस्ट सेक्ट को इस तरीके से नीचा दिखा सकते हो? इसमें जुमिंग पीछे मुड़ के कहता है कि मिस्टर ज़ो के पास सिर्फ एक ही बेटा था और तुम्हारे पास 3 है। तुम्हारे बेटे को ज़ोटोंग की मौत का बदला खुद की मौत से देना था, क्या मैंने कुछ गलत कहा? जिसपे यूसन का बाप आगे से कहता है कि मैंने कहा ना कि वो एक एक्सीडेंट था। तो जुमिंग पीछे मुड़ के यूसन से कहता है कि तो फिर मैं भी इस बात की गारंटी नहीं दे सकता हूँ कि तुम्हारे बेटे के साथ कोई एक्सीडेंट होगा कि नहीं होगा। इसलिए मैं बता दूं कि अगर तुम्हारे बेटे ने कंपटीशन से विथड्रॉ करने की कोशिश की, यानी कि पीछे हटने की कोशिश की, तो फिर अपने बाकी बेटों के लिए यहाँ पे फ्यूनरल की तैयारी कर लेना। वह पे यूसन के बाप के इतने ज्यादा फट जाते हैं कि इसे स्ट्रोक आता है और ये तुरंत बेहोश ही हो जाता है। वह पे नैट अपने मन के अंदर सोचती है कि ये वही जुमिंग है ना जो हमारे साथ रहता था। साला गाँव में तो ये एकदम भीगी बिल्ली बन के घूमता था, चुपचाप रहता था, यहाँ पे क्या हुआ? ये बात सच है, मालिक फिर भी मालिक है, चाहे गली के कोने में खड़ा हो, कुत्ता फिर भी कुत्ता है, चाहे घर के बिस्तर पे लेटा हो। खैर जुमिंग वहाँ पे अपना जलवा दिखा ही रहा था कि उसी टाइम पे वहाँ पे कोई आता है जो कि जुमिंग से कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम इतने सालों के होने के बावजूद इस तरीके से बर्ताव कर सकते हो? क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारे फादर और तुम्हारी आंटी अभी तक तुम्हें सपोर्ट करेंगे? हम लोग देखते हैं कि वहाँ पे लेडी जाओ आती है जो कि रॉयल फैमिली की एक मेंबर है और वो जुमिंग से कहते हैं कि तुम कुछ ज्यादा ही एरोगेंट हो रहे हो। तो जुमिंग पीछे मुड़ के लेडी जाओ से कहता है कि तुम भी यहाँ पे हो, क्या तुम सच में उन लोगों के लिए सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहती हो फिर कि तुम एक रॉयल फैमिली का पार्ट हो? तो जुमिंग आगे से कहता है कि मैंने एक बार रॉयल डिसेपल के हाथ पैर काटे थे और अगर तुम नहीं चाहती हो कि ज़ो क्लैन को यहाँ पे इस महीने कोई भी अंतिम संस्कार करना पड़े तो यहाँ से दफा हो जाओ। इसे तो लेडी ज़ो की भी फट जाती है और वो अपने मन के अंदर सोचती है कि ये साला एक नंबर का सनकी है, ये मुझे मार भी सकता है अगर मैंने ज्यादा गुस्सा दिलाया। इसके बाद जुमिंग यूसन से कहता है कि कितने बार पटका भाई, गिलती गए भूल तो नहीं गए कि मैं गिरूं? इसके बाद अगला सीन कुछ मिनटों के बाद का होता है और यूसन ने सर फुड़वा लिया था और वो बेहोश हो चुका था। तो गार्ड उसे लेके वहाँ से चले जाते हैं। वहीं पे ज़ोटोंग के पेरेंट्स जुमिंग से कहते हैं कि हमें खुशी हुई कि तुम यहाँ पे आए और ज़ोटोंग काफी ज्यादा खुश होगा हेवन से तुम्हें देख के कि तुमने उसके लिए यहाँ पे स्टैंड लिया, यहाँ तक कि तुम रॉयल फैमिली के खिलाफ भी चले गए। लेकिन तुम्हें अब से सावधान रहना पड़ेगा क्योंकि तुमने पर्पल फॉरेस्ट सेक्ट और रॉयल फैमिली को ऑफेंड कर दिया है। जुमिंग आगे से कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है और वैसे भी मैं ये करने ही वाला था। जिसके बाद अगला सीन ज़ू क्लैन के इनर कोर्ट का होता है जिसको वो लोग ज़ू मेंशन कहते हैं। वह पे फैंग जुमिंग से कहती है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम्हारा घर इतना ज्यादा बड़ा होगा कि उसको इनर और आउटर कोर्ट के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा। जुमिंग आगे से बताता है कि उन लोगों ने रिफाइनर फैमिली को अपने अंदर ले लिया था जिसको कैप्चर कर लिया गया था। उनमें से ज्यादातर गुलाम बन गए थे लेकिन जुमिंग के ग्रैंडफादर को गुलामी बिल्कुल भी पसंद नहीं थे और वो इसके विरुद्ध में थे। इसलिए उन्होंने ज़ू क्लैन को 2 हिस्सों में बांट दिया, इनर और आउटर। आउटर कोर्ट की जिम्मेदारी ज़ोटोंग के पेरेंट्स के हवाले है, इसलिए वो लोग ज़ू क्लैन के हिस्सेदार नहीं है। ज़ोटोंग के फादर यूसन के अंदर पैदा हुए थे जिसके बाद उन्होंने अपना नाम बदल लिया और वो मेरे फादर के स्टडी बड़ी हुआ करते थे। मेरे फादर को भी स्लेवरी
पसंद नहीं थी, इसीलिए वो उन्हें अपने भाई की तरह ट्रीट करते थे। जूडोंग उनका एडॉप्टेड सन था, लेकिन इसके बावजूद वो उसे अपना ही बेटा मानते थे और मैं उसे अपना भाई मानता था। वह पेनाइट अपने मन के अंदर सोचती है कि जूबिंग के फादर बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं। अगर उन लोगों का क्लैन जू क्लैन के अंदर चला जाता है तो फिर वो लोग स्लेव नहीं बनेंगे। फेंग आगे से कहते हैं क्योंकि जूटोंग जू क्लैन का हिस्सेदार नहीं है, इसलिए किसी ने भी उसकी मौत के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। इस पे जूमिंग आगे से कहता है कि हम लोग कर भी क्या सकते हैं, उसके पेरेंट्स इस बेइज्जती को सह सकते हैं क्योंकि वो लोग मेरे बाप से बात नहीं कर सकते। उसी टाइम में जूमिंग के फादर साइड से कहते हैं छी, मुझे इस तरीके से अलग ना करो। जिसके बाद वो जूमिंग से कहते हैं कि तुम्हें वापस आने में इतना ज्यादा टाइम कैसे लग गया और क्या तुम बीवी भी अपने साथ ले आए हो? और अगर तुम्हारे ग्रैंड मास्टर ने मुझे बताया ना होता कि तुम लोग जिंदा हो तो फिर मैं तो साला तुम्हारा अंतिम संस्कार करने वाला था। जूमिंग आगे से कहता है कि उस साले ने जो कुछ भी कहा उसकी हर बात के आपको विश्वास करने की जरूरत नहीं है। जूमिंग के फादर जूमिंग से कहते हैं कि तुम्हारी लाइफ कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल थी, तुमने अपनी कल्टीवेशन को छोड़ दिया जिससे लोग जलन करते थे और यहाँ तक कि अपने फैमिली मैटर्स को भी, और तुम बहुत ही ज्यादा आराम की जिंदगी जी रहे थे इन खूबसूरत औरतों के साथ में। जूमिंग आगे से बताता है कि ये मेरी बीवियां नहीं है और ऊपर से ये मेरी ड्रैगन टीम मेंबर की टीममेट्स हैं। इसका नाम है नैन और दूसरी वाली है फैंग, जो कि मेरे ड्रैगन्स के खाने पीने का ध्यान रखती है। जूमिंग के फादर उससे कहते हैं ड्रैगन मास्टर, जिसके बाद वो उसके ऊपर चिल्लाते हुए कहते हैं साले तूने सबसे पहले हमारे फैमिली हिस्से यानी कि प्रोफेशन को लात मारी, कहा कि शॉर्ट कल्टीवेटर बनना है, मैंने मान लिया। बाद में तूने कल्टीवेशन खो दी, मैंने सोचा कि तू अब हमारी फैमिली स्किल्स के ऊपर फोकस करेगा, लेकिन नहीं, तुझे ड्रैगन मास्टर बनना है। एक काम कर, बोरिया बिस्तर उठा और यहाँ से दफा हो जा, इससे पहले कि मैं तेरे पिछवाड़े के ऊपर लात मार के भगा दूं। इस पे जूमिंग आगे से कहता है घबराइए नहीं, मैंने यहाँ पे एक प्रैक्टिस करके एक आर्मर बनाया है, मैं आपको दिखा दूंगा बाद में। जूमिंग के फादर आगे से कहते हैं साले मुझे पता है तूने हमारी एंसेस्टर्स की स्किल का इस्तेमाल सिर्फ ड्रैगन्स के आर्मर बनाने के लिए ही किया होगा। तुझे लगता है कि जो चोचा है वो कर सकता है? इससे अच्छा तो यही होगा कि तू एक ड्रैगन के साथ शादी ही कर ले, हम लोग वो भी झेल लेंगे। जिसके बाद वो एक लड़की को नीचे बुलाते हैं तो ये पेड़ से नीचे कूदती है और जूमिंग के फादर को ग्रेड करती है। जूमिंग के फादर जूमिंग को बताते हैं कि मैं तो उस कमीने के हाथ पैर कटवाने वाला था किंग यान के हाथों, लेकिन तुमने उसे पर्सनली पनिशमेंट दे दी है तो फिर मैं कुछ भी नहीं करूंगा। इस लड़की का नाम किंग यांग है, ठीक है। जूमिंग अपने बाप से कहता है मुझे तो लगा कि आप कुछ भी नहीं करेंगे क्योंकि आप इतने सालों में डरपोक हो गए होंगे। जूमिंग आगे से कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं उन कमीनों को इतनी आसानी के साथ जाने दे सकता हूँ? उन्होंने मेरी नाक के अंदर दम कर रखा था। जूमिंग आगे से कहता है कि ग्रैंडफादर ने तो बताया था कि हमारे क्लैन के इतने समय लगे पड़े हैं, हम लोग बहुत ज्यादा नीचे चल रहे हैं, अचानक हो क्या गया? जू क्लैन 6 बड़े सेक्ट में से सबसे नीचे आता है, हम लोग फिर भी चलो इतने बुरे हालातों में नहीं है। तो जूमिंग के फादर उसके मुंह के ऊपर घूसा मार के कहते हैं कि साले सुन हमारी बात, जू और पू क्लैन दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं फर्स्ट प्लेस के लिए। हमारे इस रैपिड डेवलपमेंट को देख के रॉयल फैमिली और बाकी सेक्ट जैसे कि पर्पल फॉरेस्ट सेक्ट हमें सरप्राइज करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ लोहारों वाला काम करते हैं और आर्मर बनाते हैं? जिससे जूमिंग को समझ में आ जाता है कि जू क्लैन नीचे से सीधा ऊपर आ गया है और बाकी सेक्ट यहाँ पे लड़ाई कर रहे हैं उनकी पोजीशन को छीनने के लिए। और जूमिंग अपने बाप को थम्स अप दिखाते हुए कहता है मुझे पता था कि आप हमारा नाम रोशन करेंगे। इसके बाद जूमिंग चापलूसी करने की कोशिश करता है, लेकिन जूमिंग के फादर को सब कुछ पता था। तो जूमिंग सीधा पॉइंट पे आता है और वो अपने फादर से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि आप एक डील करें। तो जूमिंग के फादर लड़कियों की तरफ देखते हुए कहते हैं ये मत कहना कि तुमने इनमें से किसी को प्रेग्नेंट कर दिया है, साला मैं तुम्हें लतिया दूंगा अभी। जूमिंग आगे से कहता है यार थोड़ा तो सीरियस हो जाइए, मैं यहाँ पे लीच वन कॉन्टिनेंट के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं उसके ऊपर चार्ज करना चाहता हूँ, क्या आप मेरे ऊपर यह एहसान कर सकते हैं? तो जूमिंग के फादर जूमिंग को बताते हैं कि ऐसा कहा जा रहा है कि उस एरिया के अंदर एशियन रेलिक्स हैं जो कि वहाँ पे गड़े हुए हैं, इसीलिए कई सारे फोर्सेस वहाँ पे प्लानिंग कर रहे हैं उसे हथियाने की। लेकिन तुम्हारे पास अभी यहाँ पे एक ग्रेट मौका है कि तुम उस जगह के ऊपर कब्जा कर सकते हो अगर तुम इस कॉम्पिटिशन को जीत जाते हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पे ये चापलूसी करने की जगह पे सीधा कॉम्पिटिशन के अंदर अच्छा बर्ताव करना चाहिए। और प्लीज इस बार किसी रॉयल फैमिली या फिर डिसेपल वाले के हाथ पर मत काट देना, पहले की तरह हरामी नहीं हो, सुधर जाओ और अच्छे से बिहेव करना। और शायद से तुम्हारा पालो बाकी क्लान्स के कुछ डिसेपल से पड़ सकता है, तो सावधान रहना। जूमिंग आगे से कहता है कि बाकी क्लान्स के वो कमीने क्या वो भी कंपटीशन के अंदर आ रहे हैं? जूमिंग के फादर उससे कहते हैं कि थोड़ा ठंड रखो, अपने ग्रैंड मास्टर से जाके बता दो कि उस लीच वन कॉन्टिनेंट के अंदर कोई शॉर्ट गड़ी हुई है, जिसके बाद वो तुम्हारी पूरी मदद करेंगे कंपटीशन के अंदर। और शायद से तुम रॉयल फैमिली की किसी प्रिंसेस से शादी भी कर लो और रॉयल फैमिली के रिसोर्स तुम्हारे हो जाएं। एक हाथे लड्डू दूसरे हाथों मिठाई और दोनों में मुंह दबाई, आसान शब्दों में फायदा ही फायदा। और वैसे भी बीवी के टुकड़ों पे पल्ले में कोई बुराई नहीं है, लेकिन तुम्हारे पास भी सिक्योर जॉब होनी चाहिए। जिसके बाद हम लोग एक मछली को देखते हैं जो कि कुछ बच्चों को यहाँ पे कहानी सिखाने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वो बच्चे बिल्कुल भी इस बात के ऊपर यकीन नहीं करते हैं और उसी के ऊपर हंसने लगते हैं। वो बच्चे उस मछली से कहते हैं कि कौन सा गांजा फूका है, अफीम या फिर चप्पल? सलाह कुछ सही से बोलो, तुम्हारा मतलब है कि कोई भी एक यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय करके दूसरे यूनिवर्स में खोज सकता है? इस पे वो मछली सनक जाता है और लोगों से कहता है भागो यार, साला तुम लोगों को पढ़ाने का कोई तरीका ही नहीं है, कुछ भी सिखाओ हल्के में लेते हैं। इसके बाद जूमिंग वहाँ पे आता है और इस मछली को इसके नाम से बुलाता है जिसका नाम डीमंड था। वहीं पे मिस्टर डीमंड जैसे ही जूमिंग को देखते हैं तो वो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसे कहते हैं कि
कौन सी मछली खाई है बे, इतने लंबे और बड़े कैसे हो गए। जुमिंग आगे से कहता है कि यार अब कैसी बातें करते हैं, लगता है सच में बच्चे सही कह रहे हैं कि आप इतने समय चप्पल वप्पल सूंघ रहे हैं। 4-5 साल हो गए हैं मिले हुए, पीबोटी के जरिए लंबा ही तो होऊंगा, नाटा थोड़ी ना हो जाऊंगा। वैसे अब मैं एक ड्रैगन ट्रेमर हूँ और मुझे आपसे कुछ पूछना है। जिसपे मिस्टर डीमंड आगे से तो कहते हैं कि ड्रैगन ट्रेमर कोई बात नहीं है, अगर तुम मेरे गाइडेंस रखोगे तो एक दिन बहुत ज्यादा पावरफुल ड्रैगन मास्टर बनोगे। इसके बाद वो हैरान होकर जुमिंग से दोबारा पूछते हैं तुम इतने लंबे कैसे हो गए। जुमिंग आगे से कहता है मुझे यकीन होगा कि आप सच में चप्पल सूंघ रहे इतने समय। खैर यहाँ पे मिस्टर डीमंड को नाम चेंज करके मिस्टर कोई कर दिया है। इसका मतलब चाइनीज में होता है गुड लक, पैसा, शोहरत, अमीरी। जुमिंग मिस्टर कोई से कहता है कि मेरे लिए आपके पास कुछ सवाल है। मिस्टर कोई आगे से कहते हैं नेकी और पूछो भैया। इसके बाद जुमिंग वहाँ पे बाइकी को बाहर निकालता है और ये लोग यहाँ पे दोबारा लंबी बातों में सबको समझाएंगे, लेकिन मैं तुम्हें मीठे शब्दों में समझाता हूँ। जुमिंग यहाँ पे मिस्टर कोई से ये पूछना चाहता है कि बाइकी ऐसे कैसे बदल गया। दरअसल बाइकी पहले एक पावरफुल ड्रैगन हुआ करता था, लेकिन जब जुमिंग की फाइट उस गॉड के साथ हुई तब बाइकी दोबारा रिकार्नेट हुआ। सबसे पहले वो एक आइस बॉन्ड की तरह था, यानी कि ये पत्थर है, जिसके बाद वो आइस वॉर्म के अंदर बदला, जिसके बाद ककुन, जिसके बाद बाइकी, ऐसा हो गया। और जुमिंग को इस चीज के बीच में कंफ्यूजन है कि ऐसा रिकार्नेशन की वजह से हो रहा है या फिर ड्रैगन टेलीविजन की वजह से। तो मिस्टर कोई जुमिंग को बताते हैं कि ऐसा टेलीविजन की वजह से नहीं हो रहा है, क्योंकि टेलीविजन से ब्लड लाइन मजबूत होती है और वो पावरफुल बनता है। लेकिन बाकी के केस में ऐसा नहीं हुआ। रिकार्नेशन के बाद उसकी ब्लड लाइन ही चेंज हो गई। उसके पास 2 ब्लड लाइन आ गई, सिल्वर मून विंग्ड और स्ट्रेट विंड आइस ड्रैगन। और ये मेटाफोर्सिस यानी कि काया पलट रिकार्नेशन की वजह से हुआ है, न कि ड्रैगन टेलीविजन की वजह से। और ये इन्फिनाइट है, यानी कि बाकी जितनी बार रिकार्नेट होगा उतनी बार उसकी पावर बढ़ती जाएगी। लेकिन इसमें घाटा सिर्फ इतना सही है कि बाकी हर बार बच्चा बन जाएगा, लेकिन वो इस रिकार्नेशन के जरिए लगातार ताकतवर होता जाएगा, यहाँ तक कि उसे ड्रैगन मास्टर की भी जरूरत नहीं है। जुमिंग बाकी की तरफ देखते हुए सोचता है कि मैंने सोचा भी नहीं था कि बाकी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। बस ये डीजनरेट यानी कि बच्चा बनने वाली चीज थोड़ी सी बेकार है। उसी टाइम में मिस्टर कोई जुमिंग से कहते हैं कि मुझे एक मेथड के बारे में पता है जिससे हम लोग इस रिकार्नेशन वाली प्रोसेस को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। जुमिंग पूछता है क्या है, तो मिस्टर कोई बड़े ही जाओ बड़े ही स्वैग से कहता है मैं भूल गया, साले तेरी मेमोरी तो तेज थी ना। खैर इसके बाद जुमिंग से मिलने के लिए वहाँ पे एक लड़की आती है जिसका नाम लुमिन था। वह जुमिंग लुमिन को अपने बारे में बताता है तो लुमिन आगे से कहती है कि उसे जुमिंग के बारे में पहले से ही पता है, उसने ज़ोटोंग से उसके बारे में काफी बार सुना है। जुमिंग लुमिन से कहता है कि मैंने यहाँ पे ज़ोटोंग के ऐसे को पढ़ा है, जिसके बाद मुझे पता चला कि उसने कुछ रॉयल यूथ को उंगली कर दी थी तुम्हारी वजह से, तुम्हें बचाने के लिए, जिसके बाद वो इसी चक्कर में मारा गया। क्या तुम थोड़ा अच्छे से समझा सकती हो। तो ये आगे से रोना धोना करने लगती है, ये कहते हुए मैं नहीं चाहती थी कि वो मारा जाए। जुमिंग उससे कहता है मैं तुम्हें दोष नहीं दे रहा, बस ये बताओ कि वहाँ पे हुआ क्या था। इसमें लुमिन आगे से बताती है कि ये उन आउटर कोर्ट के लोगों की रिलेटिव्स थी जो ज़ू क्लैन के अंदर रहते थे। जिसके बाद वो एशियन ड्रैगन पैलेस के अंदर एक डिसेबल की तरह चले गए। वहीं पे इसकी मुलाकात एक गली में लोथ रियो से हो गई और उसे ये पता था कि ये साउजी इसकी मदर है और ये रॉयल फैमिली का एक मेंबर है। तो वो कुछ ग्रुप में थे और उनके लुमिन के साथ गैंग बैंग हुआ। आई एम सो सैड बट कांट एक्सप्रेस। आदत पड़ गई है भाई सब चीजें देख देख के चाइनीज मनहुआ के अंदर। और जब ज़ूटोंग को इसके बारे में पता चला तो वो जाके इसकी पिटाई कर दी। इसके बाद ये भागते हुए कुछ ग्रुप के पास गया और उन लोगों ने प्लानिंग की कि वो लोग ज़ूटोंग को कंपटीशन के अंदर मार देंगे, क्योंकि जुमिंग को अब ये सारी सच्चाई पता चल चुकी है कि जाओजी और उसके कुछ चेले हैं यहाँ पे उसकी मौत के कारण बने हैं। तो जुमिंग अब उन्हें कुत्तों की तरह मारेगा भगा भगा के। इसके बाद जुमिंग अपने घर पे आता है तो फेंग उसे पूछते है कि इन्वेस्टिगेशन कैसे गई। जुमिंग कहता है कि उसे सब कुछ पता चल चुका है, 3 दिनों बाद कंपटीशन होगा। तो जुमिंग अब उनकी कह के लेगा। इसके बाद वो नैन से कहता है कि तुम हिस्सा ले सकती हो, वहाँ पे कई सारे डिवाइन मॉर्टल्स आने वाले हैं, अगर तुम उसके अंदर जी जाती हो तो फिर तुम्हें काफी ज्यादा अच्छा रिवॉर्ड मिलेगा। तो फिर नैन कंपटीशन के लिए हाँ कह देती है। इसके बाद वहाँ पे मिस्टर कोई आते हैं जो कि जुमिंग से कहते हैं कि तुम मेरे क्लास अटेंड करे ही बिना यहाँ पे आ गए थे। तो फिर जुमिंग उनसे कहता है कि आपको वो तरीका पता चला जिससे हम लोग बाइकी की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते हैं। तो मिस्टर कोई आगे से कहता है नहीं पता चला, लेकिन तुमने वादा किया था कि तुम मुझे अपने साथ एडवेंचर पे लेके चलोगे। जुमिंग आगे से कहता है कि ऐसा वादा नहीं होता और मैं चप्पल सूंघने वालों को अपने साथ नहीं लेके चलता। उसी टाइम में मिस्टर कोई की नजर किंगजू के ऊपर पड़ती है तो वो आगे से कहते हैं कि ये तो सेक्रेट कियान फॉरेस्ट ड्रैगन है। लेकिन मिस्टर कोई को जल्दी ही पता चल जाता है कि किंगजू के पास सेक्रेट ड्रैगन वाली वो ब्रेथ नहीं है जो उसके पास होनी चाहिए थी। तो जुमिंग आगे से बताता है कि जब ये बच्चा था तो ये काफी ज्यादा सीरियसली हर्ट हो गया था। तो मिस्टर कोई जुमिंग से कहते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, लेकिन तुम्हें ड्रैगन चूज करते समय थोड़ा सा लकी होना चाहिए था। खैर इस ड्रैगन के पास एक बहुत ही अच्छी कल्टीवेशन है, अगर तुम इसे 10 ईयर ओल्ड सेक्रेट कैचिया कंडेंसेशन खिला देते हो तो ये अपनी ब्रेथ को दोबारा रिकवर कर सकता है और ये उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा जितना
जितना कि आइस व्हाइट ड्रैगन है यानी कि बाइकी। तो ज़ूमिंग आगे से कहता है कि मेरे पास वो 100 ईयर ओल्ड सैक्रेड कंडेंसेशन है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि उसका इस्तेमाल कैसे करें और उससे अच्छी वैल्यू कैसे निकालें। ज़ूमिंग आगे से कहते हैं कैसा मजाक करते हो, डायरेक्ट पिलाओ उसे, लेकिन अच्छा यही रहेगा कि तुम उसके लिए कोई एलिमेंट एसेंस भी डाल दो उसके अंदर, जिससे ये जल्द ही अपने एडल्टहुड के अंदर पहुंच जाएगा और इस तरीके से वो अपनी सैक्रेड ड्रैगन ब्लड लाइन को भी अवेकन कर पाएगा और इसकी जो एबिलिटी है डिवाइन नेचर वो भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ज़ूमिंग आगे से कहता है कि यहाँ पे कई सारे एलिमेंट एसेंस होते हैं, मुझे कौन सा चूज करना चाहिए। मिस्टर कोई ज़ूमिंग से कहते हैं वाटर एंड वुड एलिमेंट सबसे बढ़िया रहेगा, 300 से 500 साल पुराने। तो फिर फैंग मिस्टर कोई के पीछे भागते हुए कहती है कि तुम कुछ ज्यादा ही और असम हो यार, तुम्हें तो सब कुछ पता है और तुम उड़ भी सकते हो, मुझे एक बार छूने दो। तो मिस्टर कोई उससे कहता है गंदे हाथ दूर रख बच्चा, मैं बहुत ज्यादा ऑनरेबल हूँ, तुम मुझे ऐसे ही नहीं छू सकती हो, मुझे इस यूनिवर्स के बारे में सब कुछ पता है। इससे फैंग को गुस्सा आता है और वो आगे से चिल्लाने लगती है। ज़ूमिंग उसका सर को पकड़ता है और उसे कहता है कि तुम मेरे लिए जाके वाटर एंड वुड एलिमेंट को ढूंढने की कोशिश करो, हम लोगों को 3 दिनों के अंदर किंग्स को रेडी करना पड़ेगा। वहीं पे नैन को समझ में आ जाता है कि ज़ूकलैंड इसीलिए इतना ज्यादा स्पेशल है, यहाँ तक कि एक छोटी सी मछली को भी इतना सब कुछ पता है, वो इतनी ज्यादा स्पेशल है। फैंग आगे से कहती है कि वो इस जगह के साथ फेमिलियर नहीं है और उसे नहीं पता है कि एलिमेंट एसेंस कहाँ पे मिलेंगे। मिस्टर कोई उससे कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ढूंढ सकता हूँ अगर तुम मुझे मेरे नाम से बुलाओगी, वो भी रिस्पेक्ट के साथ में। तो फिर फैंग बड़े प्यार से ऐसा ही करती है, लेकिन मिस्टर कोई फिर से गोली दे जाते हैं ये कहते हुए कि मैं तो भूल ही गया ये जगह कहाँ पे है। वह ज़ूमिंग पीछे मुड़ के नैन से कहता है कि हमें तैयारी करनी चाहिए, 3 दिनों के अंदर कंपटीशन शुरू हो जाएगा। जिसके बाद अगला सीन ब्रास फाइटिंग एरिना का होता है जो कि जीटिंग कॉर्डिनेट का कैपिटल है। ज़ूमिंग आगे से बताता है कि उन लोगों का क्लैन यहाँ पे सिर्फ कास्टिंग यानी कि आर्मर्स बनाने के लिए ही बेहतर है, न कि फाइटिंग के लिए, इसलिए उनमें से कोई भी कंपटीशन को अटेंड करने के लिए नहीं आएगा। नैन आगे से बताती है कि आज का कंपटीशन यहाँ पे ग्रुप फाइट्स में होगा। हर एक पार्टिसिपेंट्स के पास जीतने के लिए यहाँ पे 2 तरीके हैं, पहला या तो टाइम खत्म होने का इंतजार करो, दूसरा सामने वाली पार्टी को हरा दो और सीधा जीत जाओ। और पावरफुल फोर्सेस को बीच में दंगा वंगा करने के लिए यानी कि अपने ही लोगों को ज्यादा ताकतवर न बनाने के लिए यहाँ पे एक तरीका भी इस्तेमाल किया गया है कि हर एक राउंड के लिए सिर्फ एक क्लैन अपने ग्रुप में से सिर्फ 2 ही 3 लोगों को भेज सकता है। ज़ूमिंग पूछता है कि साओ कॉन्ग कितने राउंड्स तक गया है आगे। नैन आगे से बताती है 2 और वो 30 में उस एरिना के अंदर है जहाँ पे पावरफुल पर्सन फाइट करते हैं और हम लोगों का नंबर 56 के विरुद्ध 55 है। तो ज़ूमिंग आगे से कहता है कि ये तो अच्छी बात है, चलो थोड़ा सा फन कर लेते हैं। खैर ज़ूमिंग जैसे ही एरिना के अंदर एंटर होता है तो सभी लोग उसे हल्के में ले रहे थे, इसलिए लेकिन ज़ूकलैंड मटेरियल कास्टिंग के लिए ही जाना जाता है, यानी कि वो औजार बनाने के काम में आते हैं, फाइटिंग के नहीं। इसलिए एक बंदा उससे कहता है कि तू जल्दी से कुएं के अंदर कूद जा और अपनी जान बचा ले, इससे पहले कि मैं तुझे नंगा करके मारूं। तो ज़ूमिंग उसकी बातों को बिल्कुल मेरी ही तरह इग्नोर कर रहा था, जिसके बाद वो एक अंगूर उछालता है तो बाइकी उसे छील देती है, शायद इसीलिए वो लड़की है। वैसे अंगूर कब से छीलने लगे बे। खैर ज़ूमिंग उस अंगूर को खाता है और उससे कहता है कि तुझे क्या दिक्कत है बे, मैं चाहे रहूं या न रहूं। तो वो बंदा ज़ूमिंग से कहता है कि तू अब रिग्रेट करेगा। ज़ूमिंग अपने मन के अंदर सोचता है कि साला मैं जहाँ चाहे वहाँ चला जाऊँ, मुझे एक ना एक गधा मिल ही जाता है। इसके बाद अपने ड्रैगन को समन करते हुए ज़ूमिंग को आखिरी वार्निंग देता है, ये कहते हुए कि तुमने अगर गिव अप नहीं किया तो फिर तुम्हारे पास 2 चॉइस होंगी, या तो अभी की अभी सीधा पाउंड के अंदर कूद के इस राउंड से आउट हो जाओ, या फिर मैं तुम्हारी हड्डियां पसलियां तोड़ दूंगा और तुम्हें चलता फिरता गुंगा बना दूंगा। ज़ूमिंग उसे दोबारा इग्नोर करता है तो फिर ये अपने पास से डार्क का शैडो ड्रैगन को समन करता है और उसे कहता है जा और जाके इसके हाथ पैर तोड़ दो। जिसके बाद डार्क का शैडो ड्रैगन अपने मुंह के अंदर एनर्जी इकट्ठा कर रहा था तो बाइकी उसकी तरफ देख के कहती है इतना है बड़ा है। इसके बाद वो हवा में ही हल्के से पंजा मारती है तो इसके सारे पैर टूटे जाते हैं और इनके पसीने छूटे जाते हैं। ज़ूमिंग उससे कहता है कि तूने जो 2 चॉइस मुझे दी थी अब मैं तुझे देता हूँ, जल्दी से चूज कर। तो ये दोनों ही अपने घुटने टेक देते हैं और तुरंत पाउंड के अंदर छलांग लगा देते हैं और राउंड से आउट हो जाते हैं। इसके बाद ज़ूमिंग अपने मन के अंदर सोचता है कि साले ये लोग अभी तो उतना ज्यादा उड़ रहे थे, अचानक से इनकी फट क्यों गई। इसके बाद वो पीछे मुड़ के कुछ और लोगों की तरफ देखता है तो उनकी भी फट गई थी, लेकिन ज़ूमिंग उनसे कहता है कि ना ना ऐसे नहीं जाने दूंगा। जिसके बाद वो क्रोकोडाइल और किंग्सो को वहां पे समन करता है और उनसे कहता है कि इस स्टेज के ऊपर जितने लोग हैं नैन को छोड़ के उन सभी को नीचे गिरा दो। तो फिर ये लोग भाई अंधाधुन हमला करते हैं, ना आओ देखते हैं ना तो जो भी ड्रैगन दिखाई देता है उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। ये क्रोकोडाइल तो अकेले मजे लूट रहा था, एक बंदा उससे कहता है कि हमारे ड्रैगन के ऊपर ऐसे अटैक ना करो, तो क्रोकोडाइल उनकी तरफ देख के मुस्कुराता है, जिसके बाद उनके ऊपर थूक देता है। या कहते हुए थू। क्रोकोडाइल के थूक में भी तेजाब था तो ये जल्दी से डॉज करता है और वहां से खिसक लेता है और तभी क्रोकोडाइल इनके ग्रुप के ऊपर अटैक कर देता है। तो फिर ये सभी अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागने लगते हैं, लेकिन क्रोकोडाइल इन्हें ऐसे नहीं जाने देने वाला था और वो उनके ऊपर पात देता है। ये कहते हुए ये सूंघ के जाओ सालो, तुम्हारी अम्मा का स्टेज नहीं है कि जब चाहे तब चले गए, मेरी मर्जी से जाओगे। तो फिर इन सभी की भाई चोक लगने लगती है, यानी कि दम घुटने लगता है और ये सभी मरने लगते हैं। ये कहते हुए कि साला ये ठुस्सी कुछ ज्यादा ही जहरीली है। इन्हें के बीच हम लोग एक खूबसूरत लड़की को देखते हैं
हैं और एज यू नो इनकी नाक हमारी तरह हार्ड नहीं होती है, तो इनको भाई वॉमिट आ जाती है और उनकी आंख नाक मुंह हर जगह से पानी बहने लगता है। और ये क्रोकोडाइल से कहती है कि साले मैं तो तुझे मार के ही जाऊंगी, भले चाहे मुझे नंगा नाच करना पड़े। इसके बाद वो अपने वहाँ पे 4 क्लॉड माउंटेन ड्रैगन को समन करती है, जो कि एक बिच्छू के तरीके था, लेकिन उसकी पूंछ पे भी मूंछ था। ये क्रोकोडाइल के ऊपर अटैक करती है तो क्रोकोडाइल धड़ाम से सीधा नीचे गिरता है और वहाँ पे गड्ढा हो जाता है और क्रोकोडाइल उन्हीं मलबों के नीचे दब जाता है। और इसी तबाही में जो बाकी ड्रैगन्स थे वो भी मारे जाते हैं। सभी लोगों को यकीन था कि अब यहाँ पे वो लड़की ही जीतेगी और कोई नहीं जीतेगा, जिसका नाम जिनगू है। वो भी ज़ुमिंग हैरानी से क्रोकोडाइल की तरफ देखता है तो वो अपनी जान बचाते हुए भागते हुए ज़ुमिंग के पास आ रहा था, ये कहते हुए कि हमें क्या करना चाहिए। तो फिर जिनगू उसके पीछे आते हुए कहती है कि तू तो नहीं बचेगा, मैं तुझे मार के ही जाऊंगी। वह पे ज़ुमिंग क्रोकोडाइल से ये साफ कर देता है कि वो ड्रैगन अभी तक ड्रैगन लॉर्ड लेवल पे नहीं पहुंचा है, तो फिर कोई भी तुम्हारी मदद नहीं करेगा। जितना बोलते हो उतना वसूलूंगा भी, जाओ और जाके फाइट करो। इसे क्रोकोडाइल की आंखें बाहर आ जाती है और वो उम्मीद से किंगजू की तरफ देखता है तो वो भी बिजी था। खैर जिनगू यहाँ पर क्रोकोडाइल के साथ साथ ज़ुमिंग को भी लपेट लेती है, ये कहते हुए कि तुम्हारे गंदे ड्रैगन के साथ तुम भी मरोगे, तुम दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। ज़ुमिंग उस लड़की से कहता है कि तुम अपनी स्ट्रेंथ से इस राउंड को पार कर सकती हो, तो फिर तुम क्रोकोडाइल के पीछे क्यों पड़ी हुई हो। तो फिर इस लड़की का कहना साफ था कि इसने मुझे रुलाया है, मैं इसे खून के आंसू रुलाऊंगी। तो ज़ुमिंग उसे कहता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे शायद तुम्हें भी पूल के अंदर फेंकना पड़ेगा। इसके बाद वो क्रोकोडाइल को उसका आर्मर दे देता है। ये कहते हुए जाओ और जाके ऐश करो। वहीं पे आर्मर को देख के जिनको को समझ में आ जाता है कि अब उसके लगने वाले हैं, क्योंकि क्रोकोडाइल अब उसके ड्रैगन को बराबर की टक्कर दे रहा था। फिर क्रोकोडाइल को एक आइडिया आता है, तो फिर वो जिनको के ड्रैगन की फोर्स की मदद से ऊंचा उछल जाता है, जिसके बाद वो डायरेक्ट उस जगह पे जाके लैंड होता है जहाँ पे बाकी ड्रैगन्स थे। मतलब स्टेज पे काफी सारे लोग उतरे हैं तो अभी भी ड्रैगन बचे हुए हैं। तो बेचारा क्रोकोडाइल उन्हें भी लपेट लेता है, ये कहते हुए कि तुम वो मरो, मैं क्या अकेले मरो भाई। और मेरी नाक इतने समय बंद है क्योंकि जुकाम था, इसलिए मैं सही से बोल नहीं पा रहा हूँ कुछ शब्द। खैर क्रोकोडाइल अब वहाँ पे अब लड़ना शुरू करता है और वो एक एक करके बचे हुए ड्रैगन्स को वहाँ पे मारने लगता है। फिर क्रोकोडाइल अब अपनी स्पेशल एबिलिटी यहाँ पे अवेकन करने वाला है, जिसके बारे में हमें ये दद्दू बताते हैं जो कि जिनको की साइड पे हैं। बूढ़े दद्दू आगे से बताते हैं कि क्रोकोडाइल यहाँ पे अपने ब्लड लाइन का यूज करने वाला है, जिसके अंदर वो अपनी ही ब्लड लाइन यानी कि अपने ही ब्लड का यूज करेगा उसको अवेकन करने के लिए, जिससे क्रोकोडाइल और भी ज्यादा बजर्क हो जाएगा और वो अपनी पावर को और भी अच्छे से यूज कर पाएगा। हम लोग देखते हैं कि क्रोकोडाइल के साथ ऐसा ही हो रहा था। इससे क्रोकोडाइल की स्ट्रेंथ काफी ज्यादा बढ़ जाती है और क्रोकोडाइल की बेस अवेकन एबिलिटी का नाम दिया जाता है ब्रेवरी ब्लड लाइन। इसके बाद क्रोकोडाइल जिनको के ड्रैगन को उठाता है और उसे उठा के नीचे पटक देता है रोमन रिंग्स स्टाइल में। पेजन को इस धमाके से खुद को संभाले रहे थे कि उसी टाइम पे क्रोकोडाइल उसके ड्रैगन के ऊपर धड़ाम से घुसा मारता है, जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल था। तो फिर जिनको जल्दी से अपने क्रोकोडाइल को वापस बुलाने लगती है और मैं ड्रैगन को वापस बुलाने के बाद वो वहाँ पे दूसरे ड्रैगन को बुलाती है, जिसका नाम आयरन स्टंग ब्लैक ड्रैगन हाई इवॉल्व ड्रैगन गॉड था, जिसको मैं सस्ता मेगा स्टिलिक्स कहना ज्यादा पसंद करूंगा, पोकेमॉन का फैन जो हो। खैर ये सस्ता स्टिलिक्स नाम की बदौलत अपने मुंह से स्टिंग्स फेंकता है, यानी कि कांटे, जो आसपास के ड्रैगन ज्यादा घुसते हैं और वो सभी मारे जाते हैं। बेचारे ट्रेनर भी लपेटे जाते हैं इसमें। वहीं पे कांटे क्रोकोडाइल के अंदर भी घुसते हैं, लेकिन उससे ज्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता है। और पे ज़ुमिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए बाकी थी। वहीं पे ज़ुमिंग क्रोकोडाइल से कहता है कि आसपास के खून के अंदर से उनकी स्पिरिचुअल की एब्जॉर्ब करने की कोशिश करो, तो क्रोकोडाइल बिल्कुल ऐसा ही करता है, जिससे वो खुद की इंजरी को काफी जल्दी हील कर रहा था। वहीं पे उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ रही थी और जब स्टिलिक्स उसके ऊपर दोबारा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो क्रोकोडाइल उसके मुंह के ऊपर धड़ाम से घूसा दे मारता है और उसकी गर्दन के ऊपर काट लेता है। इससे सभी लोग क्रोकोडाइल की स्ट्रेंथ को देख के हैरान ही हो जाते हैं और ये भी सोचते हैं कि ज़ूक्लैंड के अंदर इतना पावरफुल ड्रैगन टेमर कहां से आ गया। खैर हम लोग देखते हैं कि स्टिलिक्स अपनी पूरी कोशिश कर रहा था क्रोकोडाइल को जगाड़ने की, लेकिन क्रोकोडाइल कुछ ज्यादा ही पावरफुल था, इसीलिए वो उसकी पकड़ से आजाद होता है और उसे दोबारा नीचे पटक देता है। इसके बाद हम उन लोगों को देखते हैं जिनकी इस टूर्नामेंट के दौरान बलि चढ़ने वाली है। इनमें से तुम एक को जानते हो, जो कि ये साइड वाला है, और बीच वाला ये वही बच्चा है जिसकी ज़ुमिंग ने बचपन में हाथ पैर काट दिए थे। और ये साइड वाला जो कि साइड कैरेक्टर, इसके बारे में नहीं जानो तो बेहतर है। दिस इज द बॉय हु गैंग बैक। ये मत सोचना कि मैं इंग्लिश में बोला तो इसकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, मेरा बस चले इसका मुंह में डामरवाड़ी रोड पे रगड़ दूं, वो भी जून की गर्मी में। खैर इसके बाद हम लोग सस्ते स्टिलिक्स को देखते हैं और इसकी बैंड बच चुकी थी, इसलिए लड़की टसुए बहाते हुए ज़ुमिंग से कहती है कि तुम जीत गए हो, तुम्हारा ड्रैगन मुझसे ज्यादा घायल है, वगैला वगैला, फक ऑफ। क्रोकोडाइल को वापस बुलाता है आराम करने के लिए, तो क्रोकोडाइल मना कर देता है, ये कहते हुए कि अभी वो और फाइट करना चाहता है। ज़ुमिंग उसे कहता है तुम्हारी मर्जी यार, जितना चाहे उतना लड़ो, मेरी तरफ से फुल सपोर्ट है, जाओ। तो फिर क्रोकोडाइल आगे से एक और एबिलिटी का यूज करता है, जिसके बाद ये अपनी सीग से हिडन टेस्ला एबिलिटी यूज करता है, यानी कि करंट मारता है। बेचारे ड्रैगन भागते हुए कहते हैं कि भागो रे। वहीं पे एक ड्रैगन दूसरे ड्रैगन के साथ फाइट कर रहा था, तो क्रोकोडाइल भागते हुए जाता है और उसके पिछवाड़े में सीधा सीग ही घुसा देता है। क्रोकोडाइल मुन्ना ये अब कुछ ज्यादा हो रहा है। उसी टाइम पे साइड से एक बंदा अपने ड्रैगन के साथ क्रोकोडाइल के ऊपर हमला करते हुए कहता है तुम्हें लगता है कि तुम इनविजिबल हो। जिसके बाद ये दोनों ड्रैगन आपस में अपना सर लड़ाते हैं, तो फिर उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी निकलती है, जिसे क्रोकोडाइल पीछे
पीछे धड़क जाता है और वो दूर जाके गिरता है। तो फिर ज़ोमिंग और बाकी हेल्प करने के लिए आ रहे थे, लेकिन क्रोकोडाइल मना कर देता है, ये कहते हुए कि मैं खुद कर लूंगा। इसके बाद वो दोबारा खड़ा होता है और ड्रैगन के ऊपर दोबारा हमला करने को आगे बढ़ता है और उसकी सीने के अंदर अपने हॉर्न को घुसा देता है। लेकिन इस हमले से उस ड्रैगन को ज्यादा कुछ असर होता नहीं है और उसका ट्रेनर उसे कहता है, हटाओ यार, इसे कुछ ज्यादा ही टाइम वेस्ट हो रहा है। तो वो ड्रैगन क्रोकोडाइल की गर्दन के ऊपर काटने की कोशिश करता है। भाई उसकी चमड़ी लोहे की है, सॉरी पत्थर की है वो। तो फिर क्रोकोडाइल जवाबी हमले में उसकी गर्दन के ऊपर काट लेता है और इस ड्रैगन की चमड़ी तो पत्थर की नहीं है गुरु, इसीलिए इसकी फटती है और ये भागते हुए कहता है, भागो रे। वहीं पे उसका ड्रैगन और वो बंदा भागते हुए ज़ोमिंग से कहते हैं कि तुम्हारे ड्रैगन ने हमें हरा दिया है, अब तो उसे वापस बुला लो, कब तक हमारे पीछे दौड़ाए रखोगे। लेकिन उसी टाइम पे क्रोकोडाइल भागते हुए आता है और वो इसके ड्रैगन के ऊपर दोबारा हमला करता है और इन दोनों को उठा के सीधा तालाब के अंदर फेंक देता है और इन्हें डिस्क्वालीफाई कर देता है। इसके बाद क्रोकोडाइल वहाँ पे खड़ा होकर दहाड़ने लगता है, बोले तो शो ऑफ। सभी लोग आगे से चिल्लाते हुए कहते, कूल कूल, अगली बार इसी पे सट्टा लगाऊंगा। इसके बाद हम उन्हीं बूढ़े दादा को देखते हैं जो कि जिंगो को कंफर्ट कर रहे थे। वहीं पे इसका सीनियर ब्रदर या फिर अंकल जो भी था, ये जिंगो से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं ज़ोमिंग से अगले राउंड के दौरान बदला लूंगा। इसके बाद इन्हीं से हमें ज़ोमिंग के बारे में पता चलता है कि ज़ोमिंग ने रॉयल फैमिली के डिसेबल के हाथ पैर तब काटे थे जब वो सिर्फ 15 साल का था। बोले तो भाई गांव में फुल दादागिरी से घूमता था। वहीं बूढ़े दद्दू को ऐसा लगता है कि ज़ोमिंग अब पहले से कमजोर हो गया होगा क्योंकि उसने अपनी स्वॉर्ड कल्टीवेशन को खो दिया है। अब वो एक ड्रैगन मास्टर जो बन चुका है, इसलिए इन्हें लगता है कि ये ज़ोमिंग को कुचल सकते हैं। बस तुम इनका अगले राउंड में रिएक्शन देखना, बाकी तुम छोड़ो। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कुछ लोगों के साथ में ज़ोमिंग भी अपने राउंड के अंदर पास हो जाता है और साथ ही में नैन भी। जिसके बाद हम लोग शाम के टाइम पे ज़ोमिंग और उसके फादर को देखते हैं, जहाँ पे ये लोग सबसे पहले लिंचवा सिटी के बारे में बात करते हैं कि कई सारी सिटी वहाँ पे अटैक करने के लिए जा रही है। अगर ज़ोमिंग के कंपटीशन जीतने से पहले युजी वहाँ पे हार जाती है तो फिर लोगों के कंपटीशन जीतने का कोई भी फायदा नहीं होगा। ये बात खत्म हुई। जिसके बाद दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि ज़ोमिंग को कंपटीशन के हराने के लिए कई सारे सेक्ट आपस में अलायंस बना लिए हैं। अब वो एक साथ ज़ोमिंग के ऊपर चढ़ाई करने वाले हैं और ज़ोमिंग अपना यार बढ़िया आदमी, उससे अच्छा सा आइडिया आता है पैसे बनाने का। वो अपने बाप से कहता है कि जानी सुनो, यहाँ पे इतने लोग सट्टा लगा रहे हैं तो फिर हम लोग भी सट्टा क्यों नहीं लगाते हैं, हम लोग यहाँ पे सबसे बड़ा लंबा दाव लगाएंगे, हम लोग अपनी फैमिली के जितने भी रिसोर्स है वो सभी दाव पे लगा देंगे। ज़ोमिंग के फादर उससे कहते हैं, ज्यादा पीली क्या भाई कि मेरे मरने से पहले ही प्रॉपर्टी अपनी समझने लगे, और वैसे भी मैं तेरे नाम नहीं करके जाऊंगा, बाहर गली में भिखारी रहता है वो तुझसे ज्यादा लॉयल है। ज़ोमिंग अपने फादर से कहता है, अरे पहले बात तो सुनो पूरी, हम लोग यहाँ पे सट्टा पूरे रिसोर्स का लगाएंगे तो फिर सामने वाली पार्टी भी लगाएंगे और उस सभी क्लाइंट्स को पूरा यकीन है कि वो अलायंस के जरिए मुझे हरा ही देंगे, तो फिर वो भी अपने सारे रिसोर्स दाव पे लगाएंगे। और मान लो बाई चांस अगर मैं हार भी जाता हूँ तो फिर वो रिसोर्स लेके जाएंगे कहाँ पे, हम लोग यहाँ पे जो भी रिसोर्स है वो रॉ मटेरियल चढ़ाएंगे, यानी कि लोहा। और तुम्हें तो पता ही है कि ज़ू क्लैन किस चीज के लिए फेमस है, औजार बनाने के लिए। वो सारा रिसोर्स लेके आएंगे ज़ू क्लैन के पास ही ना, यानी कि चिटबेन की पटबेन की। तो ज़ोमिंग के फादर उससे कहता है, ए लौंडा मेरा ही है। तो फिर ज़ोमिंग के फादर इस डील के लिए मान जाते हैं क्योंकि उन्हें पक्का यकीन है कि झोली में सोना उन्हीं की आके गिरेगा, दाई नहीं तो बाई वाली में। इसके बाद दोनों ही हरामी की तरह हंसने लगते हैं। पीछे से यंग कहती है कि ये साले बाप बेटे हमेशा की तरह इतने ही लालची थे, बेचारे वो फैक्शन वाले बलि चढ़ेंगे इनके लालच की वजह से। उसी रात हम लोग ज़ोमिंग को देखते हैं जो कि गलती से नैन के कमरे के अंदर घुस जाता है टल्ली होने की वजह से, और वो गलती से नैन के पॉम पॉम भी दबा देता है। और ऑफ कोर्स जब नरम चीज महसूस होती है तो ज़ोमिंग को पता चल जाता है कि उसने तकिया नहीं कुछ और ही दबाया है। तो वो उल्टे पैर वहाँ से खिसकने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक माता जाग चुकी थी। इसके बाद वो ज़ोमिंग को BDSM स्टाइल में बांधती है और देव पटकती है, भाई पूछो नहीं। अगली सुबह हम लोग ज़ोमिंग को देखते हैं तो उसकी शकल ही बता रहे थे कि सीधा मुंह पे ही पड़े हैं लाते। फ्रैंक ज़ोमिंग से पूछती है, कहाँ मुंह फुरवा किया हो भाई। ज़ोमिंग आगे से बताता है कि वो नहाने गया तो पैर फिसल के मुंह छिल गया। खैर फ्रैंक आगे से साइन बनाती है पैसा वाला। ज़ोमिंग उसे कहता है कि ये क्या है, ये सब बढ़िया के सामने ये सब नहीं चलता। तो फ्रैंक आगे से बताती है, पैसों की कमी पड़ रही है, तुम्हारे ड्रैगन इतना होलते हैं कि मैं गरीब हो जाऊंगी उन्हें खिलाते खिलाते। ज़ोमिंग उसे पूछता है, कितनी जरूरत है भाई, कितना स्पेंड कर दिया तुमने मेरे ड्रैगन्स के ऊपर। तो ये आगे से कैलकुलेटर निकाल लेती है और जोड़ते हुए बताती है कि हर महीने बाइक के लिए क्रिस्टल खरीदने पड़ते हैं जो 12,000 के पड़ते हैं, किंग्सो के लिए ट्री जूस जो 2500 के आसपास है, जिसके बाद ब्लैक टूथ यानी कि क्रोकोडाइल वो जितना खाए उतना कम, उसके लिए तो 2-3 लाख भी कम पड़ जाता है। ज़ोमिंग बढ़िया आदमी, उसकी आंखें बाहर आ जाती है इतना खर्चा देख के, और वो आगे से रोते हुए कहता है कि ये बात सही नहीं है भाई, मेरे ड्रैगन इतना नहीं खाते, मैं नहीं मान रहा, मुझे वीडियो दिखाओ, ये तो जालसाजी का केस हो जाएगा। इसमें फ्रैंक उससे कहती है, पैसा दे पैसा, नहीं तो नौकरी छोड़ के जा रही। तो ज़ोमिंग फ्रैंक से कहता है कि तुम यहीं पे रुको, मैं अभी आया होके। इसके बाद वो वहाँ से भागते हुए चला जाता है बिना कुछ पैसे दिए हुए। इसके बाद हम लोग ज़ोमिंग को देखते हैं जो कि अपनी ब्लैक स्मिथ की फैक्ट्री के अंदर जा रहा था। ज़ोमिंग इसी बारे में सोच रहा था कि क्रोकोडाइल इतने समय स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर है और वो अपनी इंजरीज को यहाँ पे हील कर रहा है, और जब वो खुद को पूरी तरीके से हील कर लेगा तो वो पहले से और ज्यादा शक्तिशाली हो जाएगा। इसीलिए ज़ोमिंग उसके लिए यहाँ पे एक अज़ूर ड्रैगन
ड्रैगन आर्मर बनाना चाहता है क्योंकि पहले वाला आर्मर डिस्ट्रॉय हो चुका है फाइट के दौरान में। इसलिए जुमिंग फोर्जिंग हॉल की तरफ आगे बढ़ा था, यही सोचते हुए कि कभी नहीं सोचा था कि साला यहाँ पे दोबारा आऊंगा। जिसके बाद जुमिंग जैसे ही दरवाजा खोलता है तो फिर उसे अंदर से इंस्क्रिप्शन की आवाजें सुनाई देती हैं। इंस्क्रिप्शन को तुम एक तरीके से आत्मा ही समझ लो, जो कि किसी औजार या फिर आर्मर के अंदर हो सकती है। जुमिंग जब हॉल के अंदर जाता है तो फिर उसको उसके फादर दिखाई देते हैं, जो कि वहाँ पे एक आर्मर बना रहे थे। जुमिंग के फादर उसे कहते हैं कि तुमने यहाँ पे इतना बड़ा दाव लगाया है, इसलिए मुझे कुछ तो करना था तुम्हें सपोर्ट करने के लिए। जिसके बाद वो जुमिंग को अपना आर्मर दिखाते हैं और उसे कहते हैं कि इस आर्मर के साथ में तुम्हारी जीत पक्की है और तुमको हमारी एसेंस टेक्निक के बारे में बताने की तो जरूरत नहीं है कि हम लोग उस टेक्निक के साथ में किसी भी चीज के अंदर इंस्क्रिप्शंस को डाल सकते हैं, भले ही वो चाहे लोहा और तांबा से ही क्यों ना बनी हो। जैसे ही इसके अंदर इंस्क्रिप्शन फीड हो जाएंगे यानी कि इन्फ्यूज्ड हो जाएंगे, इसके पास ग्रेट पावर आ जाएगी। जुमिंग अपने फादर से पूछता है कि ये आर्मर क्या आप मेरे ड्रैगन के लिए बना रहे हैं? तो जुमिंग के फादर उसे कहते हैं कि और किसके लिए बनाऊंगा, तुम्हारा ड्रैगन आर्मर फाइट के दौरान डैमेज नहीं हो गया था। इससे जुमिंग काफी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि अब उसको यहाँ पे अपने हाथों से दोबारा आर्मर बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जुमिंग के फादर उसे कहते हैं कि तुम्हें क्या लगा कि मुझे पता नहीं चलेगा? तो फिर जुमिंग अपने फादर से पूछता है कि क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? तो उसके फादर पूछते हैं कि फोर्जिंग के बारे में है क्या? तो जुमिंग आगे से कहता है हाँ। तो उनकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं और वो अपने दादा परदादा को शुक्रिया कहते हुए कहते हैं कि मेरा बेटा सच में हमारे फैमिली बिजनेस को सीखना चाहता है, जो हमारी जनरेशन के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बाद वो पीछे मुड़ के जुमिंग से कहते हैं मेरे बेटे पूछो तुम्हें क्या पूछना है? तो जुमिंग अपने फादर से यहाँ पे ये पूछना चाहता था कि इंस्क्रिप्शन को चीजों के अंदर कैसे इन्फ्यूज किया जाता है। तो उसके फादर उसे सिंपल शब्दों में समझाते हैं कि इंस्क्रिप्शन को तुम लोग वेपन की सोल समझ सकते हो और कोई भी वेपन जिसके साथ सोल जुड़ी होती है वो किसी नॉर्मल मेटल से ज्यादा शक्तिशाली हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए तुम एक ड्रैगन को ही ले लो, अगर किसी ड्रैगन के पास उनके मिस्टिक आर्ट है तो फिर वो पावरफुल होते हैं, और अगर उनके पास मिस्टिक आर्ट नहीं होती है या वो उसे खो देते हैं तो वो किसी ऑर्डिनरी ड्रैगन से कम नहीं है। तो जुमिंग अपने फादर से पूछता है कि कौन सी चीज के पास सोल हो सकती है। जुमिंग के फादर आगे से बताते हैं कि किसी भी चीज के अंदर सोल हो सकती है, सभी चीजें यहाँ पे कल्टीवेट करती हैं। एग्जाम्पल के लिए अगर एक सॉर्ड हजारों एनिमीज को मारती है तो वो एक तरीके से उनके खून को ही पीती है और कुछ ही देर के अंदर ही वो कल्टीवेशन एंड इंस्क्रिप्शन ऑफ ब्लड के अंदर बदल जाएगी। और इसी तरीके से अगर किसी आर्मर के ऊपर 1000 बार हमले किए जाए और वो लगातार इस तरीके से हार्डशिप को सफर करते रहे तो फिर उसके पास भी सोल और इंस्क्रिप्शन आ जाएंगे। तो जुमिंग आगे से पूछता है कि इंस्क्रिप्शन के पास डोर में से भी होती है क्या, यानी कि वो सोए हुए रहती है क्या सोल्स उनकी? यानी कि जुमिंग के वो ड्रैगन वाली सॉर्ड उसके अंदर इंस्क्रिप्शन यानी कि सोल कहाँ आई थी इतने सालों तक? वो सोई हुई ही तो थी एक तरीके से। जुमिंग के फादर बताते हैं बिल्कुल, उन्हें एक तरीके से एक अच्छा एनवायरनमेंट और सिचुएशन चाहिए होती है और एक ओनर भी जो कि इंस्क्रिप्शन की फुल पावर को एक्टिवेट कर सके। इसलिए जुमिंग अपने मन के अंदर सोचता है कि उसकी ड्रैगन सॉर्ड के अंदर अभी तक जितनी भी सोल्स सोई हुई है अगर वो एक्टिवेट हो जाती है तो वो सॉर्ड्स और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। इसके बाद जुमिंग के फादर उसे बताते हैं कि उन्होंने उसके ड्रैगन आर्मर को बनाने के लिए यहाँ पे वोल्केनिक मटेरियल्स का यूज किया है, जो कि उसके ड्रैगन के लेवल के साथ अच्छे से कंबाइंड हो जाएंगे और ये मिनरल्स उसके ड्रैगन के लिए ज्यादा बेहतर रहेंगे। जुमिंग ये वाली बात जान के और भी ज्यादा खुश हो जाता है और उसके फादर आगे से कहते हैं कि तुम इस ड्रैगन आर्मर को हल्के में ले रहे हो क्या? इस ड्रैगन आर्मर के साथ तुम्हारा ड्रैगन एक हाई लेवल के ड्रैगन गॉड का भी सामना आसानी के साथ कर लेगा। जिससे जुमिंग और ज्यादा खुश हो जाता है और आगे से कहता है कि आर्मर सच में इस हद तक एबिलिटी को बूस्ट कर सकता है। जुमिंग के फादर उसे कहते हैं कि बेशक, तुम्हें क्या लगता है कि हमारा ज़ू क्लैन इतना बड़ा क्लैन कैसे बन गया? तुमने हमेशा हमारी फैमिली टेक्निक्स को नकारा है, इसी वजह से तुम्हें इनके बारे में कुछ ज्यादा पता नहीं है। इस पे जुमिंग उछलते हुए कहता है कि अब तो मैं अपने एनिमीज के छक्के छुड़ा दूंगा। तो उसके फादर उसकी गुद्दी के ऊपर मारते हैं और उससे कहते हैं कि पहले खुद तो ताकतवर बन जा, जिसके बाद अपने एनिमीज के छप्पे छुड़ाना। इसके बाद अब जाके यहाँ पे हमें जुमिंग के मदर के बारे में बताया जाता है। जुमिंग के फादर आगे से कहते हैं कि ये बुरी बात है कि तुम्हारी मॉम यहाँ पे सेंट बन गई, नहीं तो वो तुम्हारे सक्सेस को पक्का देख के खुश होती। इसके बाद हमें जुमिंग की मॉम की शक्ल भी दिखाई जाती है जो कि 56 छुरी है और एज फक। इसके बाद हम लोगों को बताया जाता है कि वो जिस सेक्ट की फेरी बनी थी यानी कि सेंट, उसका नाम सॉर्ड फेरी हिल है, जो कि सॉर्ड सेक्ट इन मियाओ माउंटेन के ऊपर ही है। जुमिंग ने कई बार वहाँ पे जाने की कोशिश की, लेकिन वहाँ के जो गेट कीपर है वो उसे कभी घुसने ही नहीं देते थे, उसे हमेशा हरा के पीछे फेंक देते थे, ये कहते हुए कि मैं तुम्हारे टैलेंट की कदर करती हूँ लेकिन अभी भी तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। ये तो कहो कि तुम हमारी सेंट के बेटे हो तो फिर हमने तुम्हें जिंदा रखा, नहीं तो तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर देते। और इतना कहने के बाद वो जुमिंग को लात मार के वहाँ से भगा देते हैं। जुमिंग के फादर जुमिंग से कहते हैं कि चिंता ना करो, हम तुम्हारी मदर को वापस ले आएंगे। जैसे हमारे सेक्टर के पास और ज्यादा फोर्स आएगी, हम लोग फोर्सफुली उनके सेक्टर के अंदर घुसेंगे और तुम्हारी मदर को वापस ले आएंगे, भले ही चाहे हमें यहाँ पे फोर्स का इस्तेमाल क्यों न करना पड़े। जुमिंग अपने फादर से पूछता है कि आप सच में इस बात को लेके सीरियस है, कहीं आप इसीलिए इतनी ज्यादा पावर को इकट्ठा तो नहीं कर रहे? जुमिंग के फादर आगे से कहते हैं कि एज अ मैन मुझे तुम्हारी मदर को रोकना चाहिए था सेंट बनने से, लेकिन मैं इसमें नाकामयाब रहा। जुमिंग आगे से कहता है जाइए बनाइए एक किंगडम
जिसके बाद मैं भी एक एक्चुअल प्रिंस बन जाऊंगा। जुमिंग के फादर कहते हैं कि साला यही बात तो मैंने तेरे दादा से बोली थी, आज तक हम लोग बन नहीं पाए। जिसके बाद हम लोग जुमिंग को देखते हैं जो कि आर्मर हॉल के बगल से गुजर रहा था। तो फिर जुमिंग की ड्रैगन सॉर्ड आगे से चीखने और दड़हाने लगती है। जुमिंग आगे से कुछ समझ पाता कि उससे पहले ही ड्रैगन सॉर्ड उसके हाथों से रिलीज होती है और सीधा हॉल के अंदर घुस जाती है। इसके बाद वो हॉल के अंदर जितने भी आर्मर और वहाँ पे शॉर्ट्स रखी थी उन्हें डिवोवर कर जाती है। अब मैं इसे यहाँ पे स्किप करने वाला था, लेकिन जान लो इस कांड के बाद एक बंदा भागते हुए जो कि जू क्लैन का एल्डर है, वो जुमिंग के फादर को आके बताता है कि जुमिंग ने सॉर्ड हॉल के अंदर हमला किया और वहाँ की सभी शॉर्ट्स वो निकल गया है। जुमिंग के फादर इस बात को बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेते हैं क्योंकि उन्हें अच्छे से पता था कि जुमिंग सट्टे में जो जीत के लाएगा उसे सब कुछ वसूल हो जाएगा, लेकिन इन शॉर्ट्स की जो कीमत है वो जुमिंग के हिस्से से कटेगी। जिसके बाद हम लोग जुमिंग को उसके स्पिरिचुअल डोमेन के अंदर देखते हैं जहाँ पे वो अपने एक एक ड्रैगन को चेक कर रहा था। बाकी और क्रोकोडाइल लगातार डेवलप कर रहे थे, वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा रहे थे। जिसके बाद उसकी नजर ड्रैगन शॉट के ऊपर पड़ती है तो वो भी बढ़िया मस्त सभी शॉट्स को डिवोर करने के बाद स्ट्रेंथ को बढ़ा के प्रोग्रेस कर रहे थे। इसके बाद जुमिंग किंगजो की तरफ देखता है और उसे कहता है कि अब तुम्हारी बारी है। और मिस्टर कोई ने जो भी एसेंस और कंडेंसेशन मंगाए थे जुमिंग ने उन सभी का इंतजाम कर लिया था और साथ ही में जुमिंग 500 साल पुराने वाटर एंड वुड एलिमेंट के एसेंस को भी लेके आया था। इसके बाद जुमिंग किंगजो को ये सब कुछ पिला देता है तो किंगजो आगे से प्रोग्रेस करने लगता है, जिससे जुमिंग की ग्रोथ भी 20% से बढ़ जाती है और उसकी स्पिरिचुअल की भी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। उसी टाइम पे मिस्टर कोई जुमिंग के पास आते हैं और उसे पूछते हैं कि तुमने किंगजो को वो सब कुछ पिला दिया। तो जुमिंग आगे से कह ही रहा था कि उसने ये सब कुछ कर दिया है। उसी टाइम पे किंगजो आगे से ग्रो होने लगता है, जिसके बाद वो इतना ज्यादा बड़ा हो जाता है कि वो जुमिंग के घर की छत ही तोड़ देता है। मिस्टर कोई जुमिंग से कहते हैं साले तेरा मारने का इरादा था ना मुझे यहाँ पे बुला के। मिस्टर कोई जुमिंग को यहाँ पे कातिल बना ही रहे थे कि तभी उनकी नजर किंगजो के ऊपर पड़ती है जो कि अब बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया था। भाई सच में ये 20-30 फुट से नीचे नहीं, अब पंख खोल दे तो उससे भी बड़ा। और धमाके की वजह से वहाँ पे फैंग भी आ जाती है जो कि नहा रही थी। वहीं पे वो किंगजो को देख के समझ जाते हैं कि किंगजो में यहाँ पे ग्रो हो चुका है। वहीं पे मिस्टर कोई किंगजो के बारे में बताते हुए कहते हैं कि ये वुड टाइप का है। सेक्रेट कैन फॉरेस्ट ड्रैगन एक जाइंट फॉरेस्ट ड्रैगन से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली होता है। वहीं पे जुमिंग मिस्टर कोई से पूछता है कि एक ड्रैगन क्या अपने एलिमेंट को भी चेंज कर सकता है क्या। मिस्टर कोई आगे से बताते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, लेकिन ये ड्रैगन की ग्रोथ के ऊपर निर्भर करता है कि वो मेन ब्लड लाइन के अंदर जाएगा या फिर साइड ब्लड लाइन के अंदर। कहता है कि ड्रैगन टेमर इसे एडजस्ट कर सकता है स्पिरिट रेजर्स के जरिए। जुमिंग आगे से कहता है कि ये सब कुछ उस कंडेंसेशन और एलिमेंट एसेंस की वजह से हुआ है जिसे किंगजो बदल पाया है। मिस्टर कोई आगे से बताते हैं कि हाँ अगर तुम यहाँ पे किंगजो को थोड़ा सा मीट और ड्रैगन सोल कोर का इस्तेमाल करते तो फिर वो एक जाइंट फॉरेस्ट ड्रैगन के अंदर बदल जाता, लेकिन जुमिंग ने यहाँ पे एलिमेंट एसेंस और कंडेंसेशन का इस्तेमाल किया, इसीलिए किंगजो अब यहाँ पे वुड ड्रैगन के अंदर बदल गया है। इस पे जुमिंग आगे से कहता है कि मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। तो फिर फैंग साइड से पूछते हैं कि हम लोगों को किंगजो के पर और भी ज्यादा खर्चा करना पड़ेगा ना। तो मिस्टर कोई आगे से बताते हैं कि अब उसे यहाँ पे वुड एलिमेंट एसेंस का इस्तेमाल करना पड़ेगा, ट्री जूस अब और ज्यादा काम नहीं आएगा, और यहाँ तक कि कुछ सेक्रेट फॉरेस्ट फ्रूट्स का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे किंगजो अपने मोनार्क लेवल पे जा सके। वह पे जुमिंग की फटी क्योंकि वो बढ़िया आदमी और उसके पैसे और खर्चे होंगे। और फैंग भी आगे से यही कह रहे थे कि और ज्यादा पैसे लाओ, वुड एलिमेंट खरीदने में और ज्यादा पैसे लगेंगे। जुमिंग की नजर हाथ के ऊपर नहीं कहीं और ही थी तो उसकी नाक से खून बहने लगता है। तो फैंग अपने आप को कवर करती है ये कहते हुए छिछोरा साला, लेकिन जुमिंग अपने मन में कहता है माल मस्त है। और मुझे लगता है कि इस वीडियो को यहीं पे खत्म कर देना चाहिए। और मैंने तुम्हें बता दिया कि मेरी तबीयत खराब थी तो मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया, भाई असली कारण मेरा आलस ही है। तो फिर हम लोग इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि अगली वीडियो और ज्यादा जल्दी आए।